नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम, गुड वेलकम। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने पीडब्ल्यू वालियास के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां अभी हम लोग बात कर रहे हैं समग्र सीरीज़ के अंतर्गत। और समग्र सीरीज़ के अंतर्गत हमारी चर्चा हो रही है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 13 के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। देखिए कि आज समग्र बुक सीरीज का सतीश चंद्र सर वाली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री जो हमारी बात होनी है चैप्टर 13 कॉन्सोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसा हम लोग पहले करते हैं वैसे ही आज भी हम लोग करेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं कि हमने पिछले क्लासेस में क्या क्या किया है ताकि यहाँ से एक कनेक्शन हमारा इस्टेब्लिश हो सके। पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो बाबर है, बाबर, ठीक है, बाबर ने बाबर ने बाबर बाबर ने क्या किया था, मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, मुगल एम्पायर को इसने इस्टेब्लिश करा, लेकिन इसके साथ वक्त बड़ा कम था, वक्त बहुत कम था। महज 4 साल इसके पास रहे थे, 4 इयर्स रहा था। 1526 से अगर बात करें तो 1530 तक बाबर जो है वो क्या रहा, मुगल एम्पायर रहा। और इस बीच में उसके पास कई चैलेंजेस थे। ये जो 4 साल का उसका जो टाइम पीरियड था वो कई चैलेंजेस रहे इसके पास इंडिया के अंतर्गत, ताकि वो एम्पायर को कंसोलिडेट कर पाए, लेकिन ये कर नहीं पाया। 4 साल का जो समय था इसके पास वो महज लड़ते झगड़ते निकल गया। ये हर जगह कभी बंगाल, कभी ईस्ट की तरफ जा रहा है, कभी नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। तो हर तरफ कोई राजपूतानाओं के साथ, राजपूताना में राजपूतों के साथ इसका टसल्स चलता ही रहा था। ठीक है, तो ये एम्पायर कंसोलिडेट नहीं कर पाया। इसलिए हम देखते क्या है कि इसने एक क्राउन ट्रांसफर किया अपने बेटे को, जिसका नाम है हुमायूं। दैट वाज अ स्पाइट। ठीक है, यानी कि उसका जो ताज था वो कांटों से भरा पड़ा हुआ था। ठीक है, और हम देखते हैं कि बाबर के बाद अगर हम देखें तो हुमायूं जो है सो गद्दी पे आता है। हुमायूं गद्दी पे आता है। आपने देखा हुमायूं का निश्चित तौर पे जो मतलब होता है दैट मीन्स फॉर्चून, बट ही वाज अनफॉर्चुनेट एनफ। ठीक है ना, ये बोलते हैं कि हुमायूं का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज कॉल्ड फॉर्चून, बट ही वाज नॉट फॉर्चुनेट एनफ, रादर ही वाज अनफॉर्चुनेट। ठीक है ना, रादर क्या है, वो अनफॉर्चुनेट था, बल्कि ये क्या है, एक्चुअली ही वाज अनफॉर्चुनेट। एक्चुअली he was unfortunate था। ठीक है, and that's why very aptly Lane-Poole, one of the British historians, Lane-Poole ने कमेंट करा कि he was toiling throughout his life and toiled out of his life। ठीक है, तो हुमायूं को हमने देखा था, और यही वजह है कि हम देखेंगे कि 1530 से लेकर 1540 के बीच में ये अपने एम्पायर के कंसोलिडेशन में लगा रहा था। कई चैलेंजेस थे, उसको फेस कर रहा था, लेकिन 40 में फाइनली इसे भारत छोड़ करके ईरान की तरफ जाना पड़ा, एग्जाइल में जाना पड़ा, जब ये शेरशाह सूरी के हाथों बैटल ऑफ कन्नौज में डिफीट होता है। डिफीट हो गया और ईरान की तरफ चला जाता है। एंड 40 से लेकर के हम देखेंगे कि लेकर के इस बीच में 1540 से लेकर 1555 तक, 1540 से लेकर 1555 तक अगर हम लोग बात करें तो ये जो टाइम पीरियड हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास कौन होता है, दैट इज सूर डायनेस्टी हमारे पास होता है। सूर डायनेस्टी, ठीक है, सूर डायनेस्टी होता है। इसको स्टैब्लिश करने का काम से सर सूरी ने किया, लेकिन उसके जाने के बाद हम देखेंगे सूर डायनेस्टी में कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट, इस्लाम सा सूर थोड़े समय के लिए रहा जिसने कुछ समय तक सूर डायनेस्टी को बना करके रखा, लेकिन हम देखेंगे उसके सक्सेसर्स के बीच में हमेशा क्राउन को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे थे, कंस्पिरेसी चलती रही, रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस होते रहे, जिसके सूर डायनेस्टी जो है वो डिक्लाइन करेगा, अपना एनर्जी लॉस कर देता है, डिक्लाइन करेगा फाइनली, एंड दैट विल अगेन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू हुमायूं कि वो वापस से दिल्ली को रिकैप्चर करे। एंड फाइनली इन 1555 हम देखेंगे क्या कि हुमायूं जो है सो क्या कहता है, दिल्ली की गद्दी को लेके आता है 1555 में, एंड दैट हैपेंड इन द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ। ठीक है, बट हुमायूं के पास बहुत ज़्यादा वक्त रहा नहीं, और जनवरी 1556 में उसका डिमाइस हो जाता है। जनवरी 1556 में हुमायूं डाइड। ठीक है, हुमायूं डाइड। और इस समय हम देखते हैं कि ये हुमायूं जो है एक बहुत, हुमायूं जब मर जाता है तो अकबर एक बहुत ही छोटा बच्चा है, महज 13 साल की उम्र का बच्चा है, जो कि पंजाब में जो है, पंजाब में है। और पंजाब में उसके फादर के मरने के बाद हम देखते क्या है कि उसे बैरम खां के द्वारा क्या किया गया, अगला बादशाह बना दिया गया। और जब वो हुमायूं मरा तो उसमें उसका अपना बच्चा अकबर उसके साथ भी नहीं था। ठीक है, सो उसके मरने का ही वॉज इन दिल्ली और हुमायूं वॉज इन पंजाब। ठीक है ना, हम देखते क्या है कि वहीं पर इसको फिर जो है सो मुगल बादशाह बना दिया जाता है। और फिर यहाँ से हम देखेंगे कि मुगलों की कहानी अकबर के समय में कैसे शुरू होती है, क्या क्या चीज़ें, क्या बातें होती हैं, उन सभी के बारे में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आई होप कि एक बैकग्राउंड फिर से आपका तैयार हो गया होगा और आगे हम लोग अब बात कर सकते हैं। ठीक है, सो कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है ना, एक्चुअली अगर हम देखें ये टॉपिक जो अभी आपका फर्स्ट दिख रहा है, आई मीन कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, दैट आपने सही समथिंग, क्योंकि आपने देखा क्या कि अकबर से पहले भी दो बादशाह हुए, बाबर और हुमायूं हुए, लेकिन ये एम्पायर को कंसोलिडेट नहीं कर पाए। एक्चुअली द एम्पायर ऑफ मुगल्स वाज कंसोलिडेटेड
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर ओनली, नॉट बिफोर दैट, ठीक है। तो बाबर और हुमायूं आते जरूर हैं लेकिन एम्पायर को कंसोलिडेट नहीं कर पाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस टॉपिक कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, क्योंकि ये पॉसिबल हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ अकबर, ठीक है। तो अकबर के बारे में आइए हम लोग भी बात करना शुरू करें। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सीरीज वो ये है कि हम देखेंगे, बात करेंगे अकबर का जन्म कैसे हुआ, उसका अर्ली लाइफ कैसा रहा हुआ था, ठीक है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखते क्या है कि बर्थ एंड अर्ली लाइफ ऑफ अकबर के बारे में बात करें, उसके अर्ली फेज जो है फेज जो कंटेस्ट विद द नॉबिलिटी के रिलेशंस कैसे रहे, इसके बारे में हम लोग फिर बात करेंगे। फिर हम उसके एडमिनिस्ट्रेशन, उसने क्या कुछ किया जो है सो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को कंसोलिडेट करने के लिए, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, एंड मनसबदारी सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो कि एक मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के द्वारा, ऑल्दो इट वाज नॉट एन इनोवेशन ऑफ अकबर, इट वाज ऑलरेडी टेस्टेड, ठीक है ना, आउटसाइड द मुगल एम्पायर एंड मच बिफोर द मुगल एम्पायर, ठीक है। बट इंडिया में अगर हम लोग बात करें या अगर हम लोग बात करते हैं क्या कहते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इसको इंट्रोड्यूस करने का काम किसने किया था, अकबर ने किया था। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम देखेंगे इसके राजपूत के साथ क्या रिलेशन रहे, वी विल टॉक अबाउट इट। फिर हम देखेंगे कि इसके कुछ इंटरनल चैलेंजेस भी रहे हैं, तो रिवेलियंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। देन टुवर्ड्स इंटीग्रेशन, फिर हम देखेंगे क्या कि किस तरीके से उसने एम्पायर को इन सारे चैलेंजेस के बावजूद भी उसने क्या किया, कंसोलिडेट किया, इंटीग्रेट किया, ठीक है ना, उनके बारे में बात करेंगे। और इसके लिए उसने कुछ सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स भी करे, उनकी चर्चा भी आप हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, बर्थ एंड अर्ली लाइफ ऑफ अकबर, बर्थ एंड अर्ली लाइफ ऑफ अकबर। नाउ वी आर गोइंग टू start with this, so that is going to be an interesting topic, so let's start now। चलिए आइए हम लोग बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। so let's begin now, डन। चलिए आइए देखते हैं, बात करते हैं हम लोग पहले हुमायूं के बारे में, ठीक है ना। देखिए होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको कहानी बता दूं। लेट मी हैव, देखिए होता क्या है कि थोड़ी सी कहानी थोड़े से पीछे लेके चलते हैं, थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कहानी को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए हुआ क्या था साहब, आपने देखा था कि 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज हुआ, बैटल ऑफ कन्नौज हुआ, बैटल ऑफ कन्नौज, कन्नौज होता है, बैटल ऑफ कन्नौज टुक प्लेस, ठीक है। इस कन्नौज की लड़ाई में जो है वो क्या होता है, हुमायूं हार जाता है, शेर शाह के साथ लड़ाई होती है, एंड हुमायूं वाज डिफीटेड, हुमायूं वाज डिफीटेड, हुमायूं वाज डिफीटेड, राइट। एंड इस बैटल में हम देखते हैं कि हुमायूं के साथ इस लड़ाई में हुमायूं वाज डिफीटेड, हुमायूं डिफीटेड था, वो हार गया था। एंड हुमायूं वाज फोर्स्ड, ही वेंट इनटू एग्जाइल, वो कहाँ चला गया, एग्जाइल में चला गया, ठीक है। और एग्जाइल में जाने का मतलब क्या है, ईरान में की तरफ जा गया, चलता गया, ठीक है। जब वो ईरान की तरफ जा रहा था, भाग रहा था, ठीक है ना, तो हम देखेंगे इसी समय इसके लाइफ में कुछ चेंजेस भी आ रहे थे, ठीक है ना। हुमायूं, अब कहते हैं ना कि हर कभी लाइफ में कुछ बुरा अगर हो तो केवल बुरा ही बुरा नहीं होता है, कुछ अच्छा भी चलता रहता है पैरेलली, ताकि ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल एकदम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाए, बिल्कुल नर्वस हो जाए। सो लाइफ में अगर कभी कुछ बुरी बातें होती हैं तो साथ में पैरेलली कुछ अच्छी बातें भी होती रहती है, यही हुआ हुमायूं के साथ भी। हुमायूं अपना साम्राज्य तो खो दिया, वो भगा दिया गया, भारत छोड़ने के लिए विवश हो गया और वो एग्जाइल में चला गया, ईरान की तरफ चला गया। लेकिन जब वो भाग रहा था तभी उसकी शादी भी होती है, उसका मैरिज होता है हमीदा बानो बेगम के साथ। ही मैरिड टू हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, ठीक है, इसके साथ शादी होता है, ठीक है। आप जानते हैं भागते ही भागते जब ये जा रहा था, व्हेन ही वाज इनटू एग्जाइल, तो हम देखते क्या है कि इसी वक्त इसका जो है सो बेबी भी होता है और इसका नाम होता है अकबर। सो बर्थ ऑफ अकबर हुआ, बर्थ ऑफ अकबर होता है, बर्थ ऑफ अमरकोट में होता है, ये आपको मालूम होगा, राणा विशाल के यहाँ उसके कोर्ट में अकबर का जन्म होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है कि अगर इसके साथ कुछ बुराइयां, अगर कुछ बुरी बातें हुई, यानी कि हुमायूं अपना साम्राज्य अगर खो देता है, तो लाइफ में उसके साथ कुछ अच्छी बातें होती हैं कि उसका विवाह हमीदा बानो बेगम के साथ होता है, उसका बेबी अकबर भी होता है, ठीक है। लेकिन फिर हम देखेंगे क्या कि अकबर के साथ अगर हम देखें, उसके रिलेशन को देखने और समझने की कोशिश करें, तो कुछ समय तक जो है सो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हुमायूं नहीं रहा। इनफैक्ट उसका ब्रदर है हुमायूं का, जिसका नाम है कामरान, उसने क्या किया कि एक तरीके से कहे तो उसको सो कॉल्ड, इन नॉट एग्जैक्ट इन ट्रू टर्म्स, बल्कि उसने क्या किया, ओवरटेक किडनैप काइंड ऑफ कर लीजिए, कि कामरान ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसके साथ उसने मिसबिहेव नहीं करा, बल्कि उसके साथ अच्छा बर्ताव किया, ठीक है। दूसरी तरफ होता क्या है कि व्हेन ही वाज टुवर्ड्स ईरान, जब वो ईरान की तरफ भाग रहा था, कौन, हुमायूं, ठीक है ना, तो वहां का किंग है जिसका नाम है शाह तमस, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग इसकी अच्छी हो जाती है।
ठीक है, और वो भी अपने कुछ टेरिटरी लॉस कर चुका होता है। ही हैड लॉस्ट सम ऑफ हिज टेरिटरी टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो हम देखते क्या है कि यहाँ पे जब उसने टेरिटरी अपनी लॉस कर दी थी, ठीक है, तो हम जब उसने अपनी टेरिटरी लॉस कर दी थी, ठीक है, तो हम देखते क्या है कि उसके लिए जरूरी था कि वापस से अपने टेरिटरी को रिक्लेम करे। दूसरी तरफ जो फॉर्चुनेट है, फॉर्चुनेट कौन, हुमायूं, ठीक है, जो उसने भी अपनी टेरिटरी लॉस कर दी थी, उसको ये लगा था कि अपने टेरिटरी को वापस रिकैप्चर करे। तो दोनों की एक ही समस्या थी, दोनों ही के इस कारण से क्या होता है, दोनों के इंटरेस्ट कॉमन थे, तो दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि तुम मेरी टेरिटरी जीत करके दे दो, मैं बदले में तुम्हें असिस्ट करूंगा मुगल टेरिटरी यानी कि वापस दिल्ली को रिकैप्चर करने में, ठीक है। ईरान के शासक के लिए हुमायूं ने बिल्कुल जोर लगा करके उसकी कुछ लॉस्ट टेरिटरीज को वापस किया, लेकिन देखते हैं कुछ समय के बाद शाह तमस का इंटरेस्ट क्या होता है, वॉर से खत्म हो जाता है। उसको लगा आई एम जस्ट वेस्टिंग माय एनर्जी ऑन द टाइम, ठीक है, और वो क्या करता है, भारत और ईरान के बीच में भटकता रहता है, ठीक है ना, एंड ही वाज लुकिंग फॉर द राइट टाइम, ठीक है ना, लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी कि किस तरीके से वापस वो दिल्ली को रिकैप्चर करेगा, ठीक है ना। ये इसके बीच में कहानी होती है एंड फाइनली ही गॉट दिस अपॉर्चुनिटी इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है ना, मई एंड जून, ठीक है ना, 1555 में, जब सूर डायनेस्टी यानी कि जो शेरशाह का डायनेस्टी था उसके लास्ट किंग को उसने क्या किया, वहां पे डिफीट किया, सिकंदर नॉट सेकंड लास्ट रादर था, सिकंदर शाह को उसने डिफीट करा पंजाब में, ठीक है ना, और दिल्ली को कैप्चर करा, ठीक है। अब देखिए वापस से उसने क्या किया, दिल्ली को कैप्चर कर लिया, किसने, हुमायूं ने, सॉरी व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो एग्जाइल में था हुमायूं, ये चला गया, मैरिड टू हुमायूं बना, अकबर हुआ, अकबर के साथ अच्छा बिहेव हुआ, और आपको ये ध्यान होगा कि हम देखते क्या है कि जो हुमायूं है वो क्या हुआ, से वापस दिल्ली को 1555 में लेता है, ठीक है। लेकिन 1555 में आने के बाद हमने ये देखा था ये कि जब जून 1555 में वापस उसे दिल्ली मिला, ठीक है ना, दिल्ली को रिकैप्चर करता है कौन, हुमायूं, ठीक है, हुमायूं को रिकैप्चर करता है, तो इसका मतलब क्या है कि इस समय कौन थे, वो सूर डायनेस्टी। तो सिकंदर शाह को उसने सूर डायनेस्टी को इसने डिफीट किया था, सूर डायनेस्टी को इसने रिप्लेस करा, ठीक है, एंड जो है अपना एस्टैब्लिशमेंट करा, ठीक है। लेकिन आपको ये मालूम है कि जनवरी में ही, जनवरी 1556 में अगर हम लोग बात करें, जनवरी 1556 में हुमायूं डाइड, फाइनली हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, हुमायूं डाइड, हुमायूं डाइड, हुमायूं की मृत्यु हो गई, ठीक है, डाइड हो गई जनवरी 1556 में। और इस वक्त हम देखेंगे जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, तब जो है सो कालानौर में, कालानौर बोलते हैं, कालानौर जो कि पंजाब में है, कालानौर दैट इज इन पंजाब। इस समय होता है कौन, अकबर, जो कि अकबर कहाँ आता है, गद्दी पे आता है, अकबर जो है वो गद्दी नसीब हो जाता है, ठीक है ना। बट एट द टाइम ऑफ, ठीक है, हम देखते क्या है जब वो गद्दी पे बैठता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ हिज कोरोनेशन ही वाज मेयरली 13 इयर्स एंड 4 मंथ्स, 13 साल और 14 महीने, 4 महीने का मात्र एक बेबी सा है, छोटा सा बच्चा है, ही वाज जस्ट अ बेबी एक्चुअली, ठीक है ना। तो हम देखते क्या है कि 13 वर्ष 4 महीने की उम्र में, अगर हम लोग बात करें 13 इयर्स एंड 4 मंथ्स, ठीक है ना, इस वक्त वो क्या है, एक छोटा सा बेबी है। तो ये क्या होता है, इसको सपोर्ट कौन करता है, इसको एड कौन कर दे रहा होता है, तो इसको सपोर्ट करता है कौन, दैट इज कॉल्ड बैरम खां। बैरम खां वाज हिज पैट्रन, ठीक है ना, जो कि उसको क्या करता है, गद्दी नसीब करवाता है। तो इतनी बातें तो हमारी हो गई। अब अकबर गद्दी पे बैठ गया है, बट ये राह आसान नहीं थी। इट वॉज नॉट अ केक वॉक टू रूल फॉर अकबर, क्योंकि अभी कई चैलेंजेस अकबर को फेस करने पड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ही वॉज मेरली अ चाइल्ड, 13 years and 4 months, ठीक है। अब आइए हम देखते क्या है कि दिल्ली के अंदर कहानी क्या होती है, व्हाट एग्जैक्टली वाज द स्टोरी इनसाइड दिल्ली, ठीक है ना। अगर हम लोग देखें तो देखिए ये दिल्ली पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और ये पड़ा हुआ है कहां पे, पंजाब के अंदर, पंजाब में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि आपने ये देखा था कि हुमायूं ने क्या किया था, सूर डायनेस्टी के किंग्स को हटाया था, सूर डायनेस्टी को जो है सो रिप्लेस करके फिर से मुगल को मतलब मुगल एस्टैब्लिशमेंट करा था, री एस्टैब्लिश करा था, मुगल्स के एम्पायर को करा था। इसका मतलब क्या है कि अगर जब ये बेबी यहाँ गद्दी पे बैठेगा, जब अकबर बैठेगा, ठीक है, तो उसके अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए लोग तो आएंगे ही। तो दो लोग हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। एक है व्यक्ति जिसका नाम है, अगर हम देखें, वो है सिकंदर शाह, सिकंदर शाह, जो कि सिकंदर शाह सूर है बेसिकली, सिकंदर शाह सूर। और एक है इधर आदिल शाह सूर, आदिल शाह सूर। अब ये आपको बताने की कोशिश मैं ये कर रहा हूं, ठीक है ना। इधर क्या है कि ये ही वॉज वेटिंग कहां पे, शिवालिक के फुट हिल्स में, ठीक है ना, क्योंकि हुमायूं ने तो हटा दिया था, ठीक है ना। बट दे वर ऑल्सो प्लानिंग टू रिकैप्चर दिल्ली, ठीक है ना, यानी कि सूर डायनेस्टी के जो लोग हैं वो लोग भी चाहेंगे कि वापस मिले। सिकंदर सरसूर और आदिल सरसूर ये दोनों के दोनों ब्रदर हैं, एंड ही वाज द सेवेंथ एंड लास्ट किंग ऑफ सूर डायनेस्टी, एंड ही वाज इन टुवर्ड्स बंगाल, ठीक है ना, अभी बात करेंगे इसके बारे में।
सिकंदर शाह सूर भी है। सिकंदर शाह सूर जो है वो बैठ करके शिवालिक के फुट हिल्स में बैठा हुआ है, वेट कर रहा है कि किस तरीके से उसको अपॉर्चुनिटी मिले और दिल्ली को रिकैप्चर करे, बट ही कुड नॉट डू सो, ठीक है ना, बिकॉज कि अकबर जो है साथ कौन है, बैरम खां है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि हम देखें कि जो आदिल शाह सूर है, जब ये सिकंदर शाह सूर एलिमिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया, तो इसका ब्रदर है आदिल शाह सूर जो क्लेम करने की कोशिश करेगा, वापस से एक प्रयास किया जाएगा, वापस ही विल ट्राई टू रीएस्टैब्लिश सूर डायनेस्टी इन दिल्ली, ये कोशिश करेगा। और इसी कोशिश में हम जानते हैं कि इसने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया और उसको भेजता है दिल्ली की तरफ, जिसका नाम अगर हम लोग बात करें तो वो उसका नाम है क्या, हेमू। अर्लियर ही वॉज हेमचंद्र, ठीक है ना, ही वॉज एन हिंदू बट लेटर ही वॉज कन्वर्टेड इनटू द इस्लामिक फेथ, ठीक है। हेमू को क्या भेजता है, कहता है कि जाकर के क्या करो, कंट्रोल करो दिल्ली को, कंट्रोल करो दिल्ली को। और दूसरी तरफ क्या है कि इधर जो है बेबी बैठा हुआ है कहां पर, दैट इज कॉल्ड इन पंजाब, ठीक है ना, ये कालानौर में बैठा हुआ है, दैट इज एन अकबर वॉज इन पंजाब, अकबर वॉज इन पंजाब, ये पंजाब में बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब जानते हैं कि अकबर का जो जो है वो प्रोटीज किसके प्रोटीज है, दैट इज कॉल्ड बैरम खां। तो बैरम खां क्या करेगा, जैसे इधर हेमू आएगा, बैरम खां जो है सो इधर बैठ आएगा, ये हेमू इस तरफ बढ़ेगा और बैरम खां इस तरफ बढ़ेगा, यानी कि बैरम खां विल कम टुवर्ड्स ईस्ट एंड हेमू विल मूव टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। और इन दोनों की मुलाकात होती है, ये मुलाकात होगी जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ पानीपत में, पानीपत में मुलाकात होगी एंड दिस हैपेंस इन ईयर 1556, 1556 के अंदर होता है, ठीक है ना। और यही बोलते हैं कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसमें बैरम खान ने हेमू को डिफीट किया और डिफीट करने के बाद यहां पर मैं क्या करेगा, इसको स्टैब्लिश करेगा, ठीक है। हमने ये देखा, तो एक तो हमने देखा कि जैसे ही हुमायूं की कहानी खत्म होती है, अकबर को कोरोनेट किया जाता है, लेकिन जैसे उसका कोरोनेशन होता है तो उसका सफर भी आसान नहीं होगा, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए जो है लोग आएंगे, और उसमें एक जो चैलेंजेस होगा, एक जो चैलेंज होगा वो होगा कौन, सूर डायनेस्टी के द्वारा, ठीक है ना। और इसी प्रोसेस में हम देखते हैं कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन हेमू एंड अकबर एंड द मुगल आर्मी वाज लेड बाय बैरम खां ड्यूरिंग दिस बैटल, आई मीन द बैटल ऑफ सेकंड बैटल ऑफ द पानीपत, ठीक है। सो किंग वाज हु, he was Akbar, but this battle was led by from the side of the Mughals by the Baram Khan, no other than Baram Khan, ठीक है, ये याद रखना। कई पूछा भी गया कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में जो है मुगल नेतृत्व, यानी कि मुगल जो ट्रुप था उसको लीड करने का काम कौन कर रहा था, दिस वाज लेड बाय नो अदर देन बैरम खान। सो दिस इज द थिंग नाउ, ठीक है। नाउ कमिंग टू द अदर एस्पेक्ट्स, ठीक है ना, अब आइए हम लोग बात करते हैं। नाउ दिस बेबी इज ग्रोइंग नाउ, ठीक है ना, कौन बेबी है, जिसका नाम है अकबर, ठीक है ना। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अकबर, ठीक है, 13 साल 4 महीना, ठीक है, अकबर। सो नाउ ही इज अ ग्रोइंग चाइल्ड, अकबर जो है ये क्या है, नाउ ही इज अ कॉम्प्लान बॉय नाउ, ठीक है ना, कॉम्प्लान पी रहा है, ठीक है। अभी होता है क्या, कॉम्प्लान बॉय, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लान बॉय, ठीक है ना, यानी कि देखा आपने वो एडवर्टीजमेंट देखा होगा, बढ़ता बच्चा कॉम्प्लान पीता है, ठीक है, अकबर भी बड़ा हो रहा है। व्हाट डज इट मीन, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है ना। होता क्या है एक्चुअली कि अगर हम देखेंगे क्या, तो इधर जो बैरम खां है, व्हेन बैरम खां, बैरम खां, ठीक है ना, बैरम खां, बैरम खां है, बैरम खां ने क्या किया, इसके प्रोटीज में है अकबर, ठीक है। बैरम खां एक्चुअली ही वाज द डिफैक्टो रूलर, ठीक है ना, अकबर वाज द रूलर बट ही वाज डिजायरी, एवरी डिसीजन वाज टेकन बाय बैरम खां। लेकिन बैरम खां जैसे ही हम देखेंगे क्या कि अब हर एक मैटर में डिसीजंस ले रहे हैं, अकबर के जो भी डिसीजन है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, अकबर थोड़ा सा इरिटेट करेगा, ठीक है। आप भी जब बड़े होते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी आपने पापा की उंगलियों को पकड़ के चलना शुरू किया, लेकिन पापा कई बार बोलेंगे बेटा घर जल्दी आ जाओ, ठीक है, शाम हो रही है, शाम के 6 बजे से पहले घर आ जाओ, ठीक है। आप एक दो बार कहेंगे ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप कहेंगे पापा आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, अगर कोई टेंशन दी तो मुझे बता देना। पापा का टेंशन हाई हो जाएगा कि जिससे बचा रहा था ये वही बन गया। आर यू गेटिंग मी और नॉट, एनीवेज, तो आपके या पापा के इंटरेस्ट भी थोड़ा सा जो है कॉन्फ्लिक्ट करते रहेंगे, ठीक है ना। एग्जैक्टली हुआ भी, बैरम खां के ऊपर चार्जेस लगे कि ये क्या कहता है, बायस्ड है, ठीक है ना, और बायस होकर डिसीजन लेता है। तब अकबर को भी लगा, जो कि कॉम्प्लान बेबी बड़ा हो चुका है, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अब उसको लगता है कि इट इज द टाइम टू कम आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ बैरम खां, ठीक है। और इसने बैरम खां को क्या किया, यहां से हटाने का काम किया, और उसने एक टैक्ट चला, ठीक है ना, एक टैक्टिकल मूव लिया। और एक समय वो हंटिंग पे जाने से पहले उसने बैरम खां को चॉइसेस दी कि आप जो है यहाँ से कहाँ चलें, या तो मक्का चले जाएं, या तो आप जो है जो है यहाँ से मुगल कोर्ट को छोड़ के चले जाएं। बैरम खां डिसाइडेड कि ठीक है चलो इट्स अ टाइम टू गो फॉर मक्का। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो बैरम खां के जो अपोनेंट्स थे, ठीक है ना, जिनको लगता था, जिनसे परेशानी थी बैरम खां से, जिनको परेशानी थी,
उन लोगों ने क्या किया, बैरम खां को यहाँ पर इन्फीरिएट किया। नतीजा होता है कि बैरम खान ने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया। एंड फाइनली अ बैटल टुक प्लेस बिटवीन अकबर एंड बैरम खान आल्सो, एंड दैट टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ तिलपत। ठीक है ना, तिलवारा की लड़ाई। ठीक है, ये खैर जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट दोनों के बीच में भी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, एंड फाइनली क्या होता है कि बैरम खान आउट आफ्टर दिस बैटल अकबर के साथ, वो क्या करेगा, वो जो है मुगल कोर्ट को छोड़ेगा और मक्का जाने के लिए सोचेगा। मक्का जब जा रहा था बैरम खान, जब बैरम खान क्या करेगा, मक्का जाएगा, मक्का जा रहा होगा, ठीक है ना, तो रास्ते में एक जगह है जिसको बोलते हैं पाटन, जो कि अहमदाबाद के करीब है, दैट इज इन गुजरात। यहीं एक अफगान ने अपने पर्सनल गर्जेस के कारण इसे स्लेन कर दिया, यानी इसको मार दिया। किसको, बैरम खां को। ठीक है ना, सो पाटन में जो बैरम खां वाज किल्ड बाय अ अफगान, किल्ड बाय एन अफगान। ठीक, बैरम खां की कहानी खत्म हो गई। तो हमने देखा क्या कि अकबर 1556 में कहानी शुरू होती है। ठीक है, और 1556 में कहानी शुरू हुई और कुछ समय तक ही वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसके रहा, वो रहता है किसके साथ, वो बैरम खां के कंट्रोल में रहता है। लेकिन बैरम खां की कहानी खत्म होने के बाद, जब बैरम खां का जो चैप्टर एंड हुआ, तो उसके बाद की कहानी भी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि एक्चुअली अकबर ने उसकी फैमिली के साथ क्या किया, व्हाट एक्चुअली ही डिड विथ हिज फैमिली मेंबर्स। ठीक है, तो इनकी एक वाइफ है, ठीक है, हामिदा, क्या नाम है इसका, बैरम खां की वाइफ ऑफ बैरम खां। ठीक है, वाइफ है, इनका एक बेबी है, अब्दुल रहीम खान खाना सन है, इससे इसने निकाह कर लिया। ठीक है ना, किसने, अकबर ने। ही मैरिड टू द वाइफ ऑफ बैरम खान, ये इसलिए ताकि उनको रेस्पेक्ट दे सकें। इनके बच्चे को उसने क्या किया, इसको पाला पोला पोस के बड़ा किया, बैरम खान के बच्चे को, जिसका नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, और आगे चल के ये मुगल कोर्ट में कई इंपॉर्टेंट ऑफिसेस को भी क्या करेगा, हेल्ड करेगा। ठीक है, तो उसने इनके साथ बड़ा ही अदब के साथ व्यवहार किया। ठीक है ना, बहुत अच्छा व्यवहार किया। ठीक है, और इनको अपने जो है सो अपने हरम में भी रखा, पर्सनल हरम में, रॉयल हरम में रखा। ठीक है, तो एक तरफ तो देखा हमने बैरम खां और बैरम खां के फैमिली मेंबर्स के बारे में कि उसने उनके साथ क्या किया। अब होता क्या है कि देयर वाज वन मोर एस्पिरेशनल लेडी जिसका नाम है महम अनगा। महम अनगा है, और महम अनगा भी खूब कंस्पिरेसी करती है अकबर के अगेंस्ट। लेकिन ये जो है महम अनगा है, शी वाज जस्ट अ फोस्टर मदर टू अकबर। ये फोस्टर मदर है। फोस्टर मदर का मतलब क्या होता है कि अगर किसी बच्चे को कोई पाल पोस करके बड़ा करे, एक्चुअली शी इज नॉट द बायोलॉजिकल मदर, ठीक है, बल्कि पाल पोस करके बड़ा करे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फोस्टर मदर। ठीक है, और इसी महम अनगा का एक लड़का है जिसका नाम है अधम खां। अधम खां, अधम खां है, ठीक है, अधम खां है। ठीक है, अब ये फोस्टर मदर कहने के लिए तो है, और अकबर का इसके ऊपर बड़ा ट्रस्ट है। अकबर का इसके ऊपर बड़ा ट्रस्ट है। अकबर जो है ये इसको बहुत ट्रस्ट करता है। अकबर ट्रस्ट करता है महम अनगा को, और ये क्या करती है, कंस्पिरेसी करती है, कंस्पिरेसी करती है, कंस्पिरेसी करती है अगेंस्ट अकबर। और ये फेवर करती है किसको, अपने बेटे को, फेवर्ड हिज सन जिसका नाम है अधम खां। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, सो कहानी कुछ इस तरीके से चल रही है। सो एक बार बोलते हैं ना कि आसमान से गिरा और खजूर पे जाके अटका। ठीक है, ऐसी कुछ कहानी हुई। बैरम खां के कंट्रोल से वो जब मुक्त हुआ, तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए कोई आ गया, एंड दैट एस्पिरेशनल लेडी वाज नो अदर देन महम अनगा। ठीक है ना, महम अनगा थी, जो उसने क्या किया है, फोस्टर मदर अकबर की। अकबर का बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, लेकिन ये फोस्टर मदर अपने बेटे की वजह से, जिसको वो फेवर करती है, अकबर के अगेंस्ट कई कंस्पिरेसी करती रहती है। ठीक है ना, लेकिन होता क्या है, इस बीच में हम देखेंगे क्या कि अकबर अपना पॉलिटिकल एक्सपेंशन भी कर रहा होता है। ठीक है, और एक समय की बात है, वो बात ये है कुछ साहब इस तरीके से कि मालवा के एक्सपेडिशन पे आदम खां को भेजा गया। ठीक है ना, और यहाँ का जो किंग है उसका नाम है बाज बहादुर। बाज बहादुर, ठीक है, बाज बहादुर, और इसकी वाइफ का नाम है रूपमती। ठीक है ना, रूपमती। इसने मालवा के एक्सपेडिशन पे किसको भेजा, अकबर ने भेजा किसको, अधम खां को, कि जाओ भाई मालवा को जीत करके लेकर के आओ। ठीक है, और उसको कुछ हिदायतें दी, बट अधम खां मानने वाला कहां। ठीक है, अधम खां ने क्या किया, मालवा को जीतने की कोशिश करी। ठीक है, जीता भी। ठीक है, और जो रूपमती हैं, यानी कि बाज बहादुर की वाइफ है, यानी कि क्वीन ऑफ मालवा, ठीक है ना, उसको उसने अपने पर्सनल हरम में लाने की कोशिश करी, यानी कि उसके इरादे नेक नहीं थे। अकबर को इस बारे में पता चलता है, अकबर वॉज वेरी मच इन्फ्यूरिएटेड। ठीक है, और जब वो आता है तो अकबर क्या करता है, उसके साथ बातचीत करता है, समझाने की कोशिश करता है, बट अधम खां तो अधम खां था। ठीक है, उसने उसकी बात मानी नहीं। उसने क्या किया, उसको उठाकर धक्का मारा और वो किले से नीचे गिर गया। अधम खां की मृत्यु हो गई, और इसके साथ ही अधम खां की कहानी खत्म हो गई। ठीक है, सो अधम खां लॉस्ट हिज लाइफ। ठीक है,
अब अधम खां की कहानी खत्म हो गई। तब जो ममा है उसकी क्या नाम है, जिसका नाम है महमनगा, ममा है, वो आ गए शौक में, ठीक है। और उनको भी शौक लगा ऐसा अधम खां के जाने का, ठीक है ना, कि ये भी कुछ समय के बाद रुखसत हो गई, ठीक है, इनकी कहानी भी खत्म हो गई। सो यहां से हम देखेंगे महमनगा और अधम खां दोनों के प्रभाव, दोनों के प्रॉब्लम से अकबर फ्री हो गया, ठीक है ना। नाउ इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि व्हाट हैपेंड इन मालवा, ठीक है ना। आपने देखा क्या कि मालवा जो है सो अभी क्या है कि मालवा में मिसबिहेव करने की कोशिश की रूपमती के साथ। बाज बहादुर भागना शुरू करता है, फिर बाज बहादुर के फेवर में वहां पे कुछ रिवेलियंस होते हैं एंड मुगल्स को क्या करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा किसके सामने, मालवा के बाज बहादुर के सामने। बट आफ्टर सम टाइम्स जो बाज बहादुर है ही वॉज अगेन डिफिटेड इन द हैंड्स ऑफ अकबर, और वो कुछ समय के बाद क्या करता है कि अपने राजपूतों का एक अलायंस क्रिएट करना चाहता है मुगलों के अगेंस्ट में, बट ही कुड नॉट डू सो, ठीक है। और फाइनली जो मालवा का किंग है बाज बहादुर, वो क्या करेगा, सरेंडर करेगा अकबर के सामने और अकबर के कोर्ट में एक मनसबदार के रूप में आ जाएगा, ठीक है ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं। सो कुछ समय के बाद ये मालवा का जो किंग है बाज बहादुर, वो क्या होगा, मुगल कोर्ट में मनसबदार बन जाएगा, मनसबदार बन के रह जाएगा, ठीक है। अब व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट बाज बहादुर और रूपमती, ये दोनों के दोनों एक्सपर्ट सिंगर्स हैं, एक्सपर्ट सिंगर्स हैं, जो कि गायकी करते हैं, गाना गाते हैं, बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, बाज बहादुर और रूपमती। और ये मनसबदार जब मुगल कोर्ट में आएंगे तो इनकी आवाज से भी मुगल कोर्ट गूंजेगा, ठीक है। इतनी बातें समझ पा रही है। सो नाउ अब थोड़ा सा देखते हैं कि आगे हम लोगों ने क्या क्या बात किया। सो चैलेंजेस फेस्ड बाय अकबर दैट वी डिड, कॉन्फ्लिक्ट विद हेमू, ये भी हम लोगों ने बात कर लिया। जो है अर्ली फेज ऑन कॉन्टेस्ट विद द नोबिलिटी, ये भी हम लोग बात कर, बैरम खां का एडमिनिस्ट्रेशन हमने बात कर लिया। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अकबर एंड बैरम खां के बारे में हमने बात किया, अकबर एंड बैरम खां के बारे में बात हो गई। अकबर ट्रीटमेंट विद बैरम खान फैमिली, जब उसको हटा दिया गया तो हमने इसके बारे में बात किया, अब्दुल रहीम खान खाना के साथ और उसकी बेगम के साथ। फिर उसका देखेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि अकबर का रिस्पांस में हम देखेंगे क्या। बाज बहादुर के बारे कहानी में, मालवा बाज बहादुर टैलेंटेड म्यूजिशियन था एंड पोएट, बिकेम अ सेलिब्रेटेड सेंटर फॉर म्यूजिक ड्यूरिंग हिज टाइम। आदम खां की कहानी होती है 1561 में, ये एक्सपीडिशन लीड किया जाता है और वो फिर क्या करेगा, टेम्पररी कुछ समय आएगा, मुगल कन्क्वेस्ट हुआ इन सेंट्रल, दैट इज इन मालवा, ये बातें हमने कर ही रखी हुई है। और मालवा के साथ उसने राजस्थान में, राजपुताना में एक गढ़कटंगा को भी जीता था, ठीक है, ये याद रखने का है। कन्क्वेस्ट ऑफ राजस्थान भी किया, राजस्थान में भी करता है, चित्तौड़ वगैरह के अगेंस्ट भी, एंड गुजरात को भी फाइनली वो जीतता है, ठीक है। कैंपेन इन बंगाल भी करता है, ये सारी बातें होती हैं। इसका मतलब ये है कि इसके पास इश्यूज चल रहे होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ हम देखेंगे क्या कि यहाँ हमने आपसे बताया कि यहाँ पर जो है सो महमनगा की कहानी भी खत्म होती है, वो इशू कहाँ चला गया, जस्ट लेट मी टॉक अबाउट दैट। मिर्जा पॉलिट, ये रहा महमनगा, ठीक है ना। अब देखते क्या है, अब यहां पर क्या है कि यहां वेरियस फैक्शन विद इन द नोबिलिटी, ठीक है ना। अकबर्स फोस्टर मदर महमनगाज रिलेशन बिकेम पॉलिटिकली एक्टिव लीडिंग टू रिबेलियंस एंड पावर स्ट्रगल थी, इनके बारे में भी हमारी बातचीत हो गई, ये हमने कहा। तो हमने देखा क्या कि उसने मालवा को जीत लिया, ठीक है ना, और इस अपनी नोबिलिटी में जो है बैरम खां और जो है महमनगा और अदम खां के इश्यूज को उसने सेटल करा। इसके बाद हम देखते क्या है कि अकबर के कुछ रिबेल्स के समय कुछ रिबेल्स होते हैं, उज्बेक का, उसको उसने शांत किया। इसका एक भाई है अकबर का जिसका नाम है मिर्जा हाकिम हकीम। मिर्जा हकीम भी जो है वो क्या करेगा, अकबर के अगेंस्ट हमेशा कंस्पिरेसी करेगा, इसको भी वो सेटल डाउन करेगा, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखते क्या है कि मालवा को उसने जीत ही लिया था, ये हमने देख ही लिया। गढ़कटंगा को भी उसने जीता, ये भी हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है ना। गढ़कटंगा को भी जीत लिया, जो कि जो है सो क्या करेगा, एक तरीके से राजपुताना का क्षेत्र है जिसमें नर्मदा का वैली आता है, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इसके अलावा राजस्थान के कई और टेरिटरीज को वो जीतता है और गुजरात को भी जीत के पोर्तुगीज के इन्फ्लुएंस को यहाँ पर कम करे। छोटी मोटी बातें जिसको आपको ध्यान में रखना है कि पॉलिटिकल एक्सपेंशन किस तरीके से हो रहा है। तो मालवा को जीता, गढ़कटंगा को जीता जो कि एमपी में आता है, ठीक है ना, नर्मदा वैली तक जाता है, राजपुताना को भी जीता और बंगाल जाकर के उस गुजरात जाकर के उसने पोर्तुगीज के इन्फ्लुएंस को भी खत्म करा, ठीक है ना। सो पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस को भी इसने खत्म करा, ये बातें भी हमारी हो गई है। फिर जो है सो बंगाल का भी वो कैंपेन करेगा, जो है बंगाल को भी जीतेगा, यहाँ पर जीतेगा, जीत करके रखेगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, तो बंगाल को भी जाकर के वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि इस तरह से शुरुआती दिनों में इसने क्या किया, बंगाल से लेकर के इसने राजपुताना तक अपने एम्पायर को क्रिएट किया। इन अर्ली फेज ऑफ हिज लाइफ राजपुताना किया, गढ़कटंगा में यानी कि मध्य प्रदेश के भाग को लिया, यानी कि सेंट्रल इंडिया में भी एक्सपेंशन किया, ठीक है। बंगाल ईस्ट में बंगाल हो गया, अगर हम बात करें सेंट्रल इंडिया में चला गया, और इधर जो राजपुताना का क्षेत्र भी उसके पास आ चुका है, ठीक है ना। गुजरात, राजस्थान, ये सब उसके कंट्रोल में आ गए। अब आइए देखते हैं कि अब इतना एम्पायर तो उसने एक्सपैंड कर लिया, तो अब उसने कुछ प्रशासन में भी कुछ इंट्रोडक्शंस के कुछ कुछ बदलाव लेके आया, कुछ प्रशासन को भी इसने चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश करी, तो उसके कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं।
इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली लैंड रेवेन्यू के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसने जो शेरशाह का जो सिस्टम था लैंड रेवेन्यू का, उसको ही इसने फॉलो करा इनिशियल डेज में। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी अपनी कुछ खामियां थी, जिसकी वजह से उसने जो है सो जो शेरशाह का जो रेवेन्यू सिस्टम था उसको उसने छोड़ा और जो है दहसाला सिस्टम को उसने स्टार्ट करा। दहसाला सिस्टम को, ठीक है ना, आईने दहसाला, जो कि 10 साल के जो हम टोटल देखेंगे जो प्रोडक्शन हुआ उसमें क्या टैक्सेशन का रेट था उसका उसने एवरेज निकाल करके टैक्सेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, सो इनिशियली हम देखेंगे कि उसने जो है सो शेरशाह का यानी कि इस्लाम शाह के समय का जो हम देखेंगे शेरशाह का एडमिनिस्ट्रेशन को ही अडॉप्ट करा उसने, अडॉप्शन ऑफ शेरशाह। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे क्या कि ये जो है थोड़ा कम्बरसम था, बर्डनसम होने लगा, किसानों को परेशान करने लगा, इसलिए उसने क्या किया, उसका कुछ ऑल्टरनेटिव देखना शुरू किया और देखने के लिए उसने क्या किया, दहसाला सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है ना, आफ्टर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट अपॉन हिज रिटर्न इन गुजरात 1573 अकबर इंट्रोड्यूस द दहसाला सिस्टम इन 1518। और दहसाला सिस्टम का मतलब क्या है कि उसने 10 साल का स्टेट रेवेन्यू वाज कैलकुलेटेड, ठीक है ना, कैलकुलेटेड एवरेज क्रॉप यील्ड्स के बेसिस पे एंड प्राइसेस ओवर द 10 इयर्स, ठीक है ना, विद एडजस्टमेंट ऑफ लोकल कंडीशन। ऐसा नहीं है कि उसने यूनिफॉर्म रेट बनाया, 10 साल का उसने एवरेज निकाला और हर एक जगह पे लोकल कंडीशंस को भी उसने कंसीडर करा, कहां बारिश हुई, कहां अकाल पड़ा, कहां क्रॉप फेलियर हो गया, इन सब को कंसीडर करने के बाद उसने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो एक रेवेन्यू सिस्टम उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इंट्रोड्यूस किया, दैट इज नोन एज दहसाला सिस्टम इन 1580। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि ये जो है रिफाइनमेंट है, असेसमेंट है किसका, ये हमने देखा था, आपको बताया था हमने कि फर्दर इंप्रूवमेंट इंक्लूडिंग ग्रुपिंग ऑफ परगनाज सिमिलर प्रोडक्टिव फॉर असेसमेंट इंश्योरिंग फेयरनेस एंड एक्यूरेसी। ये इसको फर्दर वो चलता रहेगा, फर्दर इसको क्या करेगा, वो रिफाइन करेगा प्रॉपर तरीके से। पिजन्स वेर इन ग्रेफ इन कैश और क्रॉप फेलियर। ठीक है, अब देखिए कई बातें, टैक्सेशन को उसने इंपोज कर दिया, लेकिन एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, अगर कभी मान लेते कोई क्राइसिस आ जाए, किसी संकट की स्थिति में, किसी विषम परिस्थिति में, ऑड टाइम्स में भी वो क्या करेगा, वो राहत देगा अपने किसानों को। ठीक है ना, कि उसको कई बार माफी भी दे देगा, फिर उसके अलावा उसको सपोर्ट भी करेगा। ठीक है, सपोर्ट भी करेगा, सपोर्ट का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए वो एडवांस लोन्स भी, जो कि तकावी होता है, तकावी भी प्रोवाइड करेगा। कभी अगर क्रॉप फेलियर हो गया तो उसको माफी भी कर देगा, ठीक है ना, माफ भी कर देगा। ठीक है, एक्सेट्रा, उसने कई काम यहां पर किया। ठीक है, जैसे कभी इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर और नेचुरल कैलामिटीज उसने रिलीफ भी प्रोवाइड करा। ठीक है, उसके हम देखते हैं क्या है कि वैरायटी ऑफ असेसमेंट सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस किया। एक है जब्ती सिस्टम, जो कि फिक्स कर दिया। बटाई सिस्टम के अंतर्गत आप समझिए कि उसने कैश में भी और क्रॉप में भी, दोनों में लेने की सुविधा दी, ऑल्दो इट वाज प्रेफर्ड इन कैश। हम देखेंगे कि कैश में प्रेफर किया जाता था, लेकिन यहां पर जो है वो कैश में भी और क्रॉप में भी ले सकता था। सो जब्ती सिस्टम, बटाई सिस्टम, ये किया। एक है नस्क सिस्टम, इसमें क्या था, ये एस्टिमेशन जो था ना, ये रफ एस्टिमेशन होता था, बहुत एक्चुअल एस्टिमेशन नहीं होता था, बस उसको हमने कंसीडर कर लेते थे। तो 3 सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस किया था असेसमेंट के लिए, जब्ती सिस्टम लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट के लिए, उसके बाद बटाई सिस्टम एंड देन हमारे पास नस्क सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, इसके अलावा उसने क्या किया, कल्टीवेशन एंड कॉपरेशन को उसने इंकरेज करा। ठीक है ना, लोन्स भी दिया, लोन्स दिया ताकि कल्टीवेशन को इंक्रीज किया जा सके। जमींदार पीजेंट एंजॉयज हेरिडिटरी राइट टू लैंड इंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूइंग द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो जमींदार थे और जो पीजेंट्स थे, उनका जमीन के ऊपर उसने मालिकाना हक को भी स्वीकार किया, ताकि एग्रीकल्चर हमारा सफर ना करे बल्कि ये प्रोग्रेस होता चले। ठीक है ना, अब देखिए होता क्या है कि जो अकबर की जो दहसाला सिस्टम है, ये मोर और लेस हम देखेंगे कि 17th सेंचुरी के लास्ट तक चलता रहा। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो लगभग लगभग पूरी तरीके से कि अकबर के औरंगजेब के समय तक यही सिस्टम हमारे पास चलता रहा। ठीक है ना, 1707 में यानी कि 18th सेंचुरी के शुरुआती दौर में, फर्स्ट डिकेड में अकबर औरंगजेब की मृत्यु होती है। लेकिन इसका मतलब क्या है, जो ग्रेट मुगल्स का टाइम पीरियड चल रहा था, ऑलमोस्ट उस दौरान दहसाला सिस्टम जो है वो कंटिन्यू रहता चला गया। और इसके साथ जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है जिसने अकबर को मदद करा इस सिस्टम को इवॉल्व करने में, इसको इंप्लीमेंट करवाने में, उसका नाम है राजा टोडर मल। राजा टोडर मल। ठीक है, the Zapti system reflected the collaborative efforts of talented official under Akbar reign। ठीक है, और इससे अगर हम देखें कि अगर हम बात करते हैं कि राजा टोडरमल जो कि हिंदू था, तो इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्ट करता है उसके कोलैबोरेटिव अप्रोच को। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी के अंदर मेरिट और टैलेंट है तो रिलीजन को कभी भी उसने रास्ते में नहीं आने दिया, उसके मेरिट और टैलेंट को रिकॉग्नाइज करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेस दिया गया। मनसबदारी सिस्टम एंड द आर्मी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना, मनसबदारी सिस्टम के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट मनसबदारी सिस्टम। देखिए मैं इसको आपको सीधे बताता हूं, इसको यहां आने से पहले देखिए मनसब क्या होता था। मनसब जो है एक रैंकिंग सिस्टम है, मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम ये अकबर ने शुरू करा। ठीक है, स्टार्टेड बाय अकबर। ठीक है ना, बट इट वाज नॉट द इनोवेशन ऑफ अकबर। ठीक है ना,
started by Akbar, started by Akbar, but was not, but it was not the innovation of, it was not the innovation of Akbar. ये अकबर का इनोवेशन नहीं था, अकबर का इनोवेशन नहीं था, ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, इसको अकबर ने शुरू करा, लेकिन ये अकबर का इनोवेशन नहीं था, क्योंकि मच बिफोर अकबर द सिस्टम वाज ऑलरेडी इन प्रैक्टिस, ठीक है। अब आइए स्टार्टेड बाय अकबर, ठीक है। अब हमने देखा मनसबदारी सिस्टम के अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर क्या है कि ये एक रैंकिंग सिस्टम है। इनिशियली ये सिंगल रैंक हुआ करता था, रैंकिंग सिस्टम था, सिस्टम इनिशियली अगर हम लोग बात करें इनिशियली it was ranking system, it was single rank system. Later on it became dual rank system, later become a dual rank system, later become a dual rank system, ठीक है, रैंक सिस्टम। अब डुअल रैंक का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर दो रैंक आ गए, एक है योर जात रैंक और दूसरा है ये आपके पास सवार रैंक। ये आपका पर्सनल रैंक है, दिस इज योर पर्सनल रैंक, दिस इज योर व्हाट आई से दैट इज कॉल्ड योर पर्सनल रैंक, पर्सनल रैंक है। इसका मतलब विद इन ब्यूरोक्रेसी आपकी रैंकिंग क्या है, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लें जैसे कि आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं, आप इनकम टैक्स कमिश्नर हैं तो आपकी सैलरी ये होगी साहब, आप डेप्यूटी कमिश्नर हैं इनकम टैक्स में तो आपकी सैलरी ये होगी, असिस्टेंट कमिश्नर है तो आपकी सैलरी ये होगी। सो दैट इज योर पर्सनल रैंक, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ये, और अकॉर्डिंगली आपको सैलरी मिलती थी। और ये जो सवार रैंक है ना, ये सवार रैंक जो साहब है ये क्या है, दिस सवार रैंक इज योर ऑब्लिगेशन क्या है, you were supposed to maintain a fixed number of cavalry, troop, elephant, etc. ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं। तो ये ऑब्लिगेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड जात रैंक, दिस इज सवार रैंक, दिस इज योर पर्सनल रैंक, दिस इज योर ऑब्लिगेशन, ठीक है। इतनी बातें हो गई। इन दोनों को कैलकुलेट करके ही आपको क्या मिलता था, आपको एक जागीर मिलती थी, जागीर मिलती थी जिससे आपका सैलरी निकल जाए और आप ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाए, ठीक है, उतनी ही जागीर आपको दी जाती थी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इट वॉज नॉट हेरिडिटरी एक्सेप्ट वतन जागीर, ठीक है ना, इट वॉज नॉट हेरिडिटरी, ये हेरिडिटरी नहीं था। ये जो जागीर आपको दिया जा रहा है दैट वाज नॉट हेरिडिटरी, बस इसलिए दिया जा रहा है कि आप यहां से क्या करें, यहां से आप क्या करेंगे, जो है रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू कलेक्शन का राइट आपको यहां पर केवल दिया गया और आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करना था। सो दिस वाज मनसबदारी सिस्टम। आर यू गेटिंग मी, व्हाट वाज द मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। ये कैसे आया इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है। सो नाउ कम से, तो हमने देखा कि इसने क्या किया यहाँ पर कि इंट्रोड्यूस किया मनसबदारी सिस्टम। इनिशियली देयर वाज अ वन रैंक सिस्टम बट देयर वाज डिवाइडेड इनटू जात, पर्सनल रैंक एंड सवा, दैट इज कॉल्ड कैवलरीमैन, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेशन, ठीक है। ये हम देखा हमने। उसके बाद इसने क्या किया, आर्मी में इंट्रोड्यूस किया, आर्मी के अंदर दाग सिस्टम। इस समय जो है घोड़ों का बहुत ज्यादा महत्व था। अलाउद्दीन खिलजी के वक्त भी हमने बात किया था कि अच्छे ब्रीड के घोड़ों को शॉर्ट करके अलग रखना होगा ताकि वॉरफेयर के वक्त में हम क्या करें, उनको एफिशिएंटली यूज कर पाए। सो इंट्रोड्यूस व्हाट, हम जिसको बोलते हैं क्या है, वो दाग सिस्टम किया, ठीक है ना। उसके बाद उसने कैवलरी मैन के साथ जो है 10-20 का रूल अप्लाई किया। इसका मतलब क्या है कि 10 अगर हमारे पास कैवलरी मैन हैं तो उनको कम से कम क्या करना होगा, 20 घोड़े मेंटेन करने होंगे। इसका मतलब एक सैनिक पे 2 घोड़े आपको मेंटेन करना होगा विथ एफिशिएंसी, ठीक है ना। उसके उसने अपने आर्मी में मिक्स ग्रुप को रखा, मिक्स कंटिजेंट्स को रखा। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिम्स होंगे उसमें, बल्कि उसमें अंदर जो है मुस्लिम के अंदर भी सिया सुन्नी सभी लोग होंगे, ठीक है, महदवी सभी होंगे, हिंदूज होंगे। मतलब आपके पास एक हेट्रोजेनस आपके पास ब्यूरोक्रेसी और आर्मी आपके पास होगी। सो वेरियस एथनिक ग्रुप से लोग आपके आर्मी में आएंगे, ठीक है ना। और इनकी सैलरी भी अलग अलग हुआ करती थी, ठीक है ना, जो कि मिनिमम 3 रुपए प्रति महीने था और ये 20 रुपए तक एवरेज जाता था, ठीक है। जागीर सिस्टम के बारे में हमने बात कर दिया। सो मनसबदार वर पेड इन जागीर, ठीक है ना, बट इट वाज नॉट ओनली इन जागीर, वो कैश भी मिल सकता था, दैट वाज आल्सो इन कैश। बट जागीरदारी सिस्टम को समझने के लिए हमें यह बताना है कि मनसबदार वर यूजुअली पेड इन जागीर्स, और ये आपको मैंने बता दिया कि हेरिडिटरी राइट, नो हेरिडिटरी राइट्स होता था, ठीक है।
एंड पे लैंड रेवेन्यू टू द स्टेट, ये हमने बात कर लिया। अगेन जब्ती सिस्टम ये याद है, और मनसबदारी सिस्टम, सिस्टम ऑफ, ठीक है ना, चेक्स एंड बैलेंस, ये सारी बातें हैं। कैरियर एंड प्रोग्रेशन इन क्लासिफिकेशन था, यानी मनसबदार के डिफरेंट रैंक्स थे, ठीक है ना, मनसबदार, अमीर, अमीर उम्दा, ये सब उनका रैंकिंग यहाँ पर हुआ करता था, ठीक है। मनसबदार के पास मैंने बताया कि ऑब्लिगेशन होता था जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ हॉर्सेस एंड ट्रूप्स उनको मेंटेन करना पड़ता था। स्पेशल मिलिट्री यूनिट्स भी उसके पास होती थी, ठीक है ना। अकबर मेंटेन कैवलरी मैन, ठीक है ना, जो घुड़सवार होते थे, एज बॉडीगार्ड्स, एंड एस्टैब्लिश अ पार्क ऑफ आर्टिलरी इंक्लूडिंग डिटैचेबल गन्स एंड हेवी सीजर्स, ठीक है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अकबर क्या करता था, अपने बॉडीगार्ड्स भी रखता था, इनके पास आर्टिलरी भी होती थी, हेवी गन्स भी होते थे, उसके अलावा इनके पास आहदी, आहदी भी क्या है, सोल्जर्स हैं, दे आर जेंटलमैन ट्रूपर्स, दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रूपर्स। एक बार बहुत पहले यूपीएससी ने पूछा हुआ कि आधी कौन होते हैं, ठीक है ना, तो आधीवीर भी क्या है, ये जेंटलमैन ट्रूपर्स होते हैं, ये भी सैनिक ही होते हैं, सब नॉबल लीनियर सोल्जर्स आंसरिंग ओनली टू एम्परर, ठीक है ना, और ये डायरेक्टली किंग को रिपोर्ट करते थे। सो इनके जो रिपोर्टिंग होती थी डायरेक्टली टू द किंग, दे आर कॉल्ड अहदीस, ठीक है। मिलिट्री इनोवेशंस में अगर हम लोग देखें तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, यहां पर मेंटेन किया स्ट्रॉन्ग पार्क ऑफ लाइट आर्टिलरी, उसने डिटैचेबल गन्स को बनाया। नेवी वाज नॉट इन हिज प्रायोरिटी, इसके पास कुछ बोट्स थे, ठीक है ना, नेवी वाज नॉट एफिशिएंट, अकबर के पास नेवी वाज नॉट एफिशिएंट, इसके पास कुछ बोट्स हुआ करते थे, ठीक है ना, अकबर के पास, ठीक है, वॉर बोट्स कुछ होते थे फॉर ईस्टर्न कैंपेन्स, पूरब में अगर इसको कुछ कैंपेन करना है तो इसके लिए कुछ वॉर बोट्स होते थे, बट नेवी वाज नॉट स्ट्रांग, इट वाज नॉट रिमार्केबल, इट वाज नॉट एफिशिएंट, बट लेकिन इसके बाद एक वॉर बोट्स का एक जो है ट्रिप जरूर होता था, एक ग्रुप होता था, है ना, फ्लोटिला ऑफ वॉर बोट्स for eastern campaigns indicating an interest in naval expansion, but it was not his priority, was not his priority. लोकल गवर्नमेंट में अगर हम देखेंगे इसने कुछ भी चेंजेस नहीं करा, जो ऑलमोस्ट जो सिस्टम चल रहा था उसी को उसने कंटिन्यू करता रहा, ठीक है ना। सो अकबर मिनिमल चेंजेस, बहुत कम चेंजेस करा टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, वैसे चलता रहा। टेरिटोरियल डिवीजन हमने बात कर ली, एंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में हमने बात कर लिया। अब आइए देखते क्या है। अब जो लैंड है ना, जो लैंड है वो तीन तरीके का लैंड है, इन तीनों लैंड को समझने की कोशिश कीजिए, टेरिटोरियल डिवीजन को समझें। द वन वाज जागीर, खालिसा एंड योर कॉल इनाम, ठीक है। जागीर का मतलब तो ऑप्शन लैंड पीस, दैट वाज टू ऑफिशियल्स, नॉबल्स को दिया जा रहा था, नॉबिलिटी को, नॉबिलिटी का मतलब मनसबदार्स को दिया जा रहा है, मनसबदार्स को, ठीक है। खालिसा लैंड जो होता था एक तरीके से क्राउन्स लैंड था, ठीक है ना, क्राउन्स लैंड, एक तरीके से बात करें तो ये क्राउन्स लैंड है, यानी कि इसका जो भी इनकम होता था वो किसके ऊपर खर्च होता था, किंग के ऊपर और उसके रॉयल ट्रेजरी में जाता था, ठीक है ना, समझ पा रही है। और इनाम जो लैंड था ना, इसके भी कॉन्सेप्ट को समझिए, इनाम लैंड दिया किसको जाता था, तो जो स्कॉलर्स होते थे, यानी कि पढ़े लिखे लोग, स्कॉलर्स को दिया जाता था, जो रिलीजियस फिगर्स होते थे, मुल्ला मौलवीज, और ऐसा नहीं कि केवल इस्लामिक लोगों को दिया जाता था, ये दूसरे को भी दिया जाता था, दूसरे फेथ के लोगों को भी दिया जाता था, सो इनाम दिया जाता था, ठीक है ना। तो इसका मतलब तीन कैटेगरी ऑफ लैंड हो गई, जागीर दैट वाज फॉर मनसबदार्स यानी कि नॉबिलिटी को, खालिसा लैंड जो कि रॉयल ट्रेजरी के लिए आता था, दैट वाज क्राउन्स लैंड एक्चुअली, ठीक है ना, एंड देन वाज इनाम लैंड, इनाम लैंड जो है वो किसको, विद्वान लोगों को, और जो धार्मिक जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं या उसके जो आई मीन धार्मिक लोग हैं उनको दिया जाता था, बट दैट वाज नॉट लिमिटेड टू द मुस्लिम्स वाले, बल्कि हिंदू फोल्ड में भी या अन्य को भी आपको मिल सकता था, ठीक है। इसका दूसरा इंपैक्ट क्या था कि आप जो लैंड इनाम जमीन देते थे, इनाम लैंड देते थे, उसमें आधी जमीन आपकी अनकल्टिवेबल होती थी, और अकबर का ये ऑब्जेक्टिव था कि जो लैंड अनकल्टिवेबल हैं इनको इनाम में देकर उसको कल्टीवेट किया जाए, इसका मतलब कल्टीवेशन को वो प्रमोट भी कर रहा था। सो थ्रू इन द ग्रांट ऑफ इनाम लैंड ही वाज आल्सो प्रमोटिंग कल्टीवेशन। आर यू गेटिंग मी? तो ये पॉइंट एनालिटिकल अप्रोच के साथ इसको थोड़ा सा समझ के रखिएगा। एंड रॉयल फैमिली मेंबर्स, ठीक है, इतनी बातें हो गई। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोग देखें तो इसने क्या किया, ऑलमोस्ट वही सिस्टम अडॉप्ट किया जो कि दिल्ली सल्तनत के समय चल रहा था, लेकिन इसके समय समय पर इसमें रिफाइनमेंट भी करा, ठीक है। अब जो कुछ चेंजेस भी हुए, समय पर कुछ रिफाइनमेंट हुआ, तो दिल्ली सल्तनत में वकील का जो पोजीशन था वो बहुत मजबूत हुआ करता था, जैसे समथिंग लाइक प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, लेकिन वो इस समय अपना पावर लॉस कर गया, और इस समय वकील के जैसा पावर किसके पास आ गया, दैट इज कॉल्ड दीवान, वो दीवान के पास आ गया, ठीक है ना। सो वकील का पोजीशन सेरेमोनियल हो गया, ठीक है ना, वो डेकोरेशन का ऑफिस रह गया, और एक्चुअली जो दीवान का ऑफिस है मुगल पीरियड में वो क्या है, उसके इंपॉर्टेंस में काफी ज्यादा इजाफा हो गया, उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, ठीक है ना। नाउ और दीवान जो होता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड होता था, ठीक है। नाउ मिलिट्री डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो मीर बख्शी
ये मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था, ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं। और रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशन वर मेड थ्रू द मीर बख्शी देन कंफर्म्ड बाय दीवान। और किसी का कोई भी अगर कोई भी अपॉइंटमेंट अगर हो रहा है मुगल नॉबिलिटी के अंदर, तो हम देखिए मीर बख्शी उसके लिए नाम रिकमेंड भी करते थे, दीवान उसके ऊपर मुहर लगाता था और फाइनली फिर जो है मुगल एम्परर उसका अपॉइंटमेंट करवाता था, ठीक है। सो कोई भी अपॉइंटमेंट अगर हो रहा है मुगल कोर्ट के अंदर, दैट वाज थ्रू मीर बख्शी एंड दीवान ऑल्सो, ठीक है। अब देखते हैं जो इंपीरियल हाउस होल्ड्स हैं, यानी कि राजा जिस कमरे में रहते हैं उसमें पर्दा कैसा होगा, बेडशीट कैसी होगी, लाइटिंग कैसा होगा, ये सब देखने के लिए एक इंपीरियल हाउस होल्ड का एक ऑफिशियल होता है जिसको बोलते हैं मीर समा, ठीक है ना, ये मीर समा होता था। और जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो चीफ काजी होते थे जुडिशियल सिस्टम के लिए, जुडिशियल डिपार्टमेंट का, ठीक है। और ये कंबाइंड विद चीफ सदर होता था ओवरसीइंग चैरिटेबल एंड रिलीजियस मैटर्स आल्सो। तो चीफ काजी वाज लुकिंग इनटू द मैटर ऑफ जुडिशरी एंड चीफ सदर भी वही काम करते थे, लेकिन साथ ही साथ इनके पास क्या होता है, रिलीजियस मैटर्स भी और चैरिटी के काम वगैरह को भी देखते थे। किसी को क्या वजीफा देना है, किसको क्या लैंड दान में देना है, ये सब देखने का काम भी कौन करते थे, ये चीफ सदर करते थे। इनाम लैंड के बारे में हमने आपसे बता ही दिया। इनाम लैंड को छोड़ करके, इनाम लैंड जो हम जागीर दे रहे हैं किसी को, इनाम को छोड़ करके पूरे लैंड को, पूरे जमीन को, चाहे खालिसा लैंड और जो भी जागीर लैंड, सबको हमने कंसीडर किया और इसके बाद हमने परगना बनाना शुरू किया, ठीक है ना। सो इनको परगना में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो अकबर सेपरेटेड इनाम लैंड्स फ्रॉम जागीर एंड खालिसा, डिवाइडेड द एम्पायर इनटू 6 सर्कल्स फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन। इनाम ग्रांट्स वर इश्यूड टू इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ रिलीजियस अफिलिएशन, रिगार्डलेस यानी किसी को भी दिया जा रहा है, ठीक है। अकबर से कोई भी मिल सकता था, कभी भी मिल सकता था, ठीक है ना। सो अकबर मेंटेन एक्सेसिबिलिटी टू पीपल, और इसीलिए उसने एक सिस्टम शुरू किया था दैट इज कॉल्ड झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन में क्या होता था कि अकबर जो है वो क्या करेगा, पैलेस में अपने विंडो के पास आएगा और अपने जनता को दर्शन दिया करता था। इसके लिए टाइम भी उसने एलोकेटेड कर रखा था। प्रोविंशियल गवर्नर के लिए उसने क्या किया, गवर्नमेंट के लिए जैसे मैंने कहा था कि पूरे लैंड को उसने कंसीडर किया और उसे डिफरेंट प्रोविंसेस में बांटा, इनको बोलते हैं सूबाज, ठीक है ना। सो इन 1580 अकबर डिवाइडेड द एम्पायर इनटू 12 सूबाज, ठीक है। और आगे इसमें 3 और बढ़ जाएगा, टोटल बन जाएगा 15। और मैक्सिमम सूबाज होते हैं औरंगजेब के समय, मैक्सिमम औरंगजेब के समय वो होता है 20। तो इनिशियली अकबर के समय हुए 12 और वही बढ़कर के अकबर के समय हो गए 15, ठीक है ना। इनिशियली 12 थे, बाद में 3 और बढ़ गए, खानदेश है, बरार है, ठीक है। तो ये मिलकर के उसके पास हो गए 15। फिर हम देखेंगे शाहजहां के समय बढ़ता है, शाहजहां के 17 होता है, जहांगीर के समय 16 होता है, ठीक है ना। 17 होता है शाहजहां के समय, 20 हो जाता है औरंगजेब के समय में, ठीक है। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी उसने रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करी। रिलेशंस विद राजपूत्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसको मैं समझा देता हूं फिर से बोर्ड पे, इसे पढ़ने से बजाय, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग फिर होगा। देखिए क्या है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि राजपूतों को लेकर उसकी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर थी। उसको मालूम था कि इट वाज वन ऑफ द मार्शल कम्युनिटी इन इंडिया। अगर मुगल्स को यहां पर स्टैब्लिश करना है, अगर उनके पावर को यहां पर कॉन्सोलिडेट करना है, तो उसके पास मार्शल कम्युनिटी का सपोर्ट होना भी जरूरी है। ज्योग्राफिकल उनकी लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती थी मुगल्स के लिए, क्योंकि आप जानते हैं मुगल्स वर इन दिल्ली और आगरा, ठीक है। और जो नॉर्थ वेस्ट से जो भी अटैक हो रहा है तो वो राजस्थान होता हुआ ही आएगा। तो राजस्थान में एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटी के रूप में राजपूत अगर हैं, आपके कोलैबोरेटर के रूप में, आपके एली के रूप में, आपके फ्रेंड्स के रूप में, आपके नॉबल्स के रूप में, देन योर कैपिटल इज प्रोटेक्टेड, ठीक है। एक तो वॉरिंग कम्युनिटी, वॉरिंग मतलब आई एम सॉरी, मतलब दैट इज कॉल्ड मार्शल कम्युनिटी। एंड सेकंड एस्पेक्ट इज दैट कि हाँ, अगर ये है तो कोई भी नॉर्थ वेस्ट से अगर आ रहा है तो ये बफर की तरीके से काम करेंगे एंड योर स्टेट इज प्रोटेक्टेड इन दिल्ली एंड आगरा, ठीक है। तो ये वजह थी। अब अकबर की पॉलिसी शुरू कैसे हो रही है, तो अकबर की पॉलिसी हम देखेंगे, उसकी जो पॉलिसी थी उसकी शुरुआत अगर हम देखेंगे तो शुरुआत होती है कहां से, कछवाहा प्रिंसेस के साथ, ठीक है ना। तो हम देखिए कछवाहा में कौन है, भारमल है, भगवान दास है, मानसिंह है, ठीक है। ये बात समझ, मानसिंह एंड भगवान दास। तो भारमल के साथ जो है, भारमल के साथ इसकी कहानी शुरू होती है, ठीक है। कछवाहा प्रिंसेस है ये, ठीक है, भारमल के साथ पहला राजपूत स्टेट, फर्स्ट राजपूत स्टेट जिसने एक्सेप्टेड द सुजरेनिटी ऑफ अकबर, ये हुआ। इसके साथ इन्होंने क्या किया अपने लिए रिलेशंस में, एक तो मैट्रिमोनियल
मैट्रिमोनियल रिलेशंस एस्टैब्लिश करें। इसके बाद जो भारमल और इनके जो भी हैं इनके बच्चे मानसिंह और भगवान दास, इन सभी को इंपीरियल सर्विसेज में रखा। इंपीरियल सर्विस का मतलब ये हो गया कि इन्हें पैलेस में इंपॉर्टेंट पोजीशंस दिए गए, ठीक है। और ग्रेजुअली हम देखेंगे क्या कि भारमल के बाद कई और जो है आपके पास जो राजपूत स्टेट्स हैं वो ग्रेजुअली क्या करेंगे, अकबर के साथ यानी कि मुगल अथॉरिटी को स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट मेवाड़, राणा प्रताप का मेवाड़, एक्सेप्ट मेवाड़। सो एक एक्सेप्शन है क्या हमारे पास, एक्सेप्ट मेवाड़। मेवाड़ ने महाराणा का, राणा प्रताप, ठीक है ना, जो एक्सेप्ट मेवाड़ ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। बाकी सारे स्टेट्स के साथ कहीं मोर और लेस राजपूत स्टेट्स हैं वो क्या करेंगे, सबड्यू करे हो जाएंगे अकबर के सामने, मुगलों की अथॉरिटी को स्वीकार कर लेंगे। केवल मेवाड़ ने इसको स्वीकार नहीं करा था, ठीक है। ये बात समझ, दो इंपॉर्टेंट बात हो गई कि जो पहला राजपूत है जिसने कि मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया, एंड जो है जिसने कभी स्वीकार अगर अकबर की अथॉरिटी को नहीं किया, वो है हमारे पास कौन, वो है हमारे पास मेवाड़, राणा प्रताप का, ठीक है। आगे इसके जो देखेंगे कि आगे काफी समय के बाद हम देखेंगे कि जो है सो जो है मेवाड़ जो है जाकर के वो फिर अधीनता स्वीकार करेगा मुगलों का, बट नॉट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, ठीक है। अब मेवाड़ नहीं किया तो जाहिर से मेवाड़ के साथ लड़ाई होगी, ठीक है। बाकी के साथ फ्रेंडशिप रहेगा, लेकिन मेवाड़ के साथ लड़ाई होगी। मेवाड़ के साथ लड़ाई होती है, और वो लड़ाई होती है 1576 में। एक होता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है। ये होता है 1576 में, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये होता है किसके किसके बीच में, तो इसको समझिए, ये होता है मुगल वर्सेस मेवाड़, ठीक है। मुगल में कौन होता है, मुगल में होगा हमारे पास कौन, अकबर किंग होगा, और यहां पर कौन होगा मेवाड़ में, दैट इज कॉल्ड राणा प्रताप, ठीक है, प्रताप होंगे। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारे पास है व्हाट आई से दिस मुगल आर्मी, जो है मुगल आर्मी वाज लेड बाय मानसिंह होगा, ठीक है। मानसिंह राणा प्रताप के साथ लड़ाई करेंगे, ठीक। मेवाड़ में तो खुद ही रहेंगे, लेकिन जो मुगल आर्मी है दैट वाज लेड बाय मानसिंह, ठीक है, मानसिंह के द्वारा लेड किया जाएगा। और इसमें महाराणा प्रताप जो है ही वाज सपोज टू विन दिस बैटल, ठीक है, लेकिन राणा प्रताप जो है महाराणा प्रताप के उनको एक आरो आके हिट करता है, और महाराणा प्रताप जो है सो गिरने वाले होते हैं, तब इनका जो घोड़ा है चेतक इनको बचा के लेकर चला जाता है। और उसकी वीरता की कहानी राजपूताना में तो लोग जानते ही होंगे। फाइनली वो राणा प्रताप की लाइफ को सेव करता है और खुद हार्ट अटैक से मर जाता है उनका घोड़ा, ठीक है, ये कहानी है, ठीक है। तो मेवाड़ को उन्होंने जो तो हराया तो था, लेकिन मेवाड़ वाज नेवर अनेक्स्ड, क्योंकि मेवाड़ को फाइनली इसलिए अनेक्स नहीं कर पाया क्योंकि हम देखते क्या है कि अकबर के और भी कई चैलेंजेस है दूसरे लोकेशन पे, जिसकी वजह से उसको क्या करना पड़ता, उधर ध्यान देना पड़ रहा था, और मेवाड़ की तरफ उसका ध्यान थोड़ा सा वीक हो गया, ठीक है। तो मेवाड़ वाज नेवर सबड्यूड बाय अकबर, ठीक है। अब आइए इसी कहानी को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं कि हम राजपूताना में हम लोगों ने बात कर लिया, तो हम देखते क्या बैकग्राउंड ऑफ मुगल पॉलिसी, अलायंस करना है राजाज के साथ, इमदाद एटसेट्रा, एक्सपैंडेड दिस वन अलायंस विद भारमल ऑफ अंबर, जिसको कछवाहा बोलते हैं। अंबर वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने क्या किया, जैसो एक्सेप्ट किया मुगलों की अथॉरिटी को, और इनकी जो बेटी हैं जिनका नाम है, क्या नाम है, जिनका नाम है जोधाबाई, उसके साथ अकबर की क्या होती है अगर हम लोग बात करते हैं तो अकबर की शादी होती है, ठीक है। आर यू गेटिंग मी, इज इट ओके विद एवरीवन। इसके बाद हम देखें अकबर सीमेंटेड द अलायंस बाय मैरिंग भारमल्स डॉटर, जिसका नाम क्या है, जोधाबाई, ठीक है। इसका रिलीज टॉलरेंस की पॉलिसी इसके शुरू हो जाती है, एंड डिप्लोमेसी भी, यानी कि वो क्या होता है कि और भी ज्यादा हिंदू और राजपूत के प्रति काइंड एंड कंसिडरेट हो जाता है, लिबरल पॉलिसी को लेकर के चलता है, ठीक है ना। अकबर एबॉलिश डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस, जिसमें कि पिलग्रिमेज टैक्स था उसको हटा दिया, प्रैक्टिस रिलीजियस टॉलरेंस टू इंटीग्रेट हिंदू नॉबिलिटी, मोस्ट राजपूत रूलर्स एक्सेप्टेड मुगल सुजनिटी एक्सेप्ट मेवाड़ अंडर राणा प्रताप ने कभी सब्ड्यू नहीं किया था अकबर के सामने। कॉन्फ्लिक्ट विद इनके साथ ये बात किया, बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई, दैट वाज इन 1576, और इसको जो है सो हम देखेंगे कि लीड करने का काम कौन करता है, दैट वाज बाय किसके द्वारा, तो मानसिंह के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हैं। अब अकबर के पास कुछ इंटरनल क्राइसिस भी होता रहता है, इसको भी देखें। अकबर फेस इंटरनल अनरेस्ट एज वेल इन बिहार एंड बंगाल, ठीक है ना, एंड पंजाब में उसका मिर्जा हकीम, यानी कि इन सभी को भी ये क्या करेगा, इनको भी ये कंट्रोल करेगा। सो बिहार में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे,
बंगाल में होगा, पंजाब में होगा, इन सभी को उसने क्या किया, इसने कंट्रोल करने की कोशिश करी। ही मूव टू लाहौर इन 1585 ड्यू टू द वोलेटाइल सिचुएशन रिमेनिंग देयर फॉर 12 years एंड आफ्टर 1585 नो मुगल एक्सपीडिशंस वर सेंट अगेंस्ट राणा प्रताप। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि बिकॉज ही वाज बिजी इन कहाँ, लाहौर। तो आफ्टर 1585 ये जब 12 साल तक गायब रहेगा तो मेवाड़ की तरफ से अपना ध्यान भी नहीं दिया, ठीक है। अपोजिशन इन मारवाड़ भी हुआ, लेकिन फाइनली हम देखेंगे मारवाड़ भी जो है वो क्या करेगा, वो सबड्यू करेगा। सेटलमेंट विथ मेवाड़ होगा एंड दैट वाज नॉट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, ठीक है ना। ये हम देखें अकबर कन्फर्ट जोधा, ये मतलब देखें मारवाड़ में, दैट इज कॉल्ड जोधपुर। मारवाड़ फेस सक्सेशन डिस्प्यूट लीडिंग टू मुगल इंटरवेंशन एंड चंद्रसेन रिबेलियन। अकबर कन्फर्ट जोधपुर अपॉन उदय सिंह, और उदय सिंह को उसने शासक बना करके मारवाड़ को भी अपने पक्ष में कर लिया, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हैं। बीकानेर और बूंदी ये भी रीजन जो है ये है राजस्थान में, राजपूताना स्टेट्स हैं, इनके साथ उसने पर्सनल रिलेशंस को भी उसने एस्टैब्लिश करा था, ठीक है ना। अकबर की राजपूत पॉलिसी के साथ क्या हुआ कि जब राजपूत के साथ उसने पॉलिसी ये बनाई अपनी फ्रेंडशिप की पॉलिसी, तो उसको ब्रेव वॉरियर्स मिल गए, ठीक है ना। स्ट्रैटेजिक पोजीशंस को नॉर्थ वेस्ट में मिल गया, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। अकबर सक्सेसर जहांगीर एंड शाहजहां ने ऑलमोस्ट राजपूत पॉलिसी को वैसे ही कंटिन्यू करा जैसा कि अकबर ने करा, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर क्या रहता है, वो प्रोटेक्टेड रहता है। जहांगीर के समय हम देखेंगे डिस्प्यूट सेटल हुआ मेवाड़ के साथ, रेस्टोरिंग टेरिटरीज एंड ऑनरिंग राणा प्रताप सन करण सिंह। करण सिंह के मामले में जहांगीर ने लिबरल पॉलिसी अपना करके मेवाड़ को थोड़ा सा क्या किया, सॉफ्ट किया, अपने पक्ष में बना के रखा। मेवाड़ फोर्टिफिकेशन को भी उसने परमिशन दे दिया, यानी कि चित्तौड़ जो मेवाड़ की राजधानी होती थी उसका दुर्गीकरण हो पाया, ठीक है ना। वर रेस्टोर्ड अंडर दी मुगल सुजनिटी सॉलिडिफाइंग द अलायंस विद द राजपूत। फाइनली जहांगीर के समय हम देखते क्या है कि मेवाड़ के साथ भी उनके संबंध बेहतर हो जाते हैं, ठीक है। इज इट ओके विद एवरीवन? यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप। सो नाउ रिबेलियस एंड फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। अब देखते हैं कि इसने क्या किया कि इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस किसके लिए, बेटर गवर्नेंस के लिए, फॉर द पीपल, ठीक है ना। अब इसने क्या किया कि जैसे इसने बेटर गवर्नेंस किया, इसका मतलब कि लिबरल पॉलिसी को ले गया, तो जो ऑर्थोडॉक्स लोग होंगे जो अपने लिए प्लम पोजीशंस चाहेंगे, ठीक है ना, वो सब कॉन्फ्लिक्ट, वो सब क्या करेंगे, विद्रोह करना शुरू करेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि रिबेलियंस होना शुरू हुआ गुजरात में, बंगाल में, बिहार में और राजस्थान में, जिसको वन बाय अनदर इसने क्या किया, सबको उसने सबड्यू करना शुरू कर दिया। इन सभी के बारे में हमने बात करी भी आपके साथ, गुजरात, बंगाल एंड बिहार के बारे में। मिर्जा हकीम जो है, कोका पूरा नाम है, ये हाफ ब्रदर है अकबर का, रूलर ऑफ काबुल है, इसने भी विद्रोह किया, और जितने भी विद्रोह हो रहे हैं उन सभी को अकबर के अगेंस्ट ये सपोर्ट भी कर रहा है, उसको भी फाइनली वो क्वेंच कर देगा, ठीक है ना। अकबर रिस्पॉन्स एंड ट्रियम्फ होगा, ठीक है, अकबर जीतता भी है। टोटल में डिसाइसिव एक्शन इन एस प्रिवेंटेड मिर्जा हकीम्स एडवांस वाइल राजा मान सिंह डिफेंस ऑफ लाहौर फोर्स हकीम टू रिट्रीट, ठीक है ना। तो इसके पास दो है, टोडरमल एंड जो है राजा मान सिंह के वैसे ही अपने पावर को कंसोलिडेट कर पाया, जो भी इंटरनल इसके कॉन्फ्लिक्ट्स थे इन सभी को वो सबड्यू कर पाया और अपने एम्पायर को कंसोलिडेट कर पाया, ठीक है। इज इट क्लियर? इतनी बातें हो गई। अब आइए हम देखते हैं क्या है कि दक्कन में इसने कोशिश करी अकबर ने कि भाई हम क्या कहते पेनिट्रेट करें, ठीक है, लेकिन पेनिट्रेशन हो नहीं पाया था, ठीक है। सो लेकिन आगे चल कर फिर उसके लेटर पार्ट में अकबर जो दक्कन तक भी पहुंचेगा, ठीक है। सो खाने खाना, ठीक है ना, मुनीम खां एंड प्रिंस मुराद was sent to Deccan leading to Mughal control extending up to अहमदनगर, ठीक है, बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि दक्कन में तीन इंपॉर्टेंट पावर है, ये आपको पता होगा। एक है आपके पास अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ये तीन था जो आपको याद होगा बहमनी के टूटने के बाद से स्टेट्स बने थे। तो अहमदनगर जो है इनिशियली क्या किया, अकबर ने नॉर्थ से आके साउथ में आने की कोशिश करी, दक्कन में आने की कोशिश करी, तो इनिशियल एफर्ट्स वर फेल्ड, ठीक है, नहीं हो पाया। लेकिन बाद में चल के देखें अहमदनगर को जीता गया विद द एफर्ट्स ऑफ खाने खाना, मुनीम खां एंड मुराद, ठीक है, इन सभी के सपोर्ट से। द एक्सपेंशन ब्रॉट द मुगल्स इनटू द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द मराठास। अब नतीजा क्या हुआ कि इधर मराठास का राइज भी हो रहा था, ठीक है ना। तो अब जो है जैसे अहमदनगर तक पहुंच गए मुगल्स, तो अब मुगल्स और मराठास के संबंध भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। इन दोनों के बीच के जो रिलेशंस भी हैं वो काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाते हैं, मेंस के लिहाज से, खासकर उनका जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल हो जाता है, ठीक है ना। सो दिस एक्सपेंशन ब्रॉट द मुगल्स इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द मराठास फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब हुआ क्या कि कल्चरल इमोशनल इंटीग्रेशन हुआ। अब देखिए क्या, अभी तक भारत बटा हुआ था, ठीक है, मुगल्स ने क्या किया, नॉर्थ इंडिया को कंसोलिडेट किया और दक्कन के कुछ पार्ट्स को भी इसने कंसोलिडेट कर लिया, और इसकी वजह से क्या हुआ कि पॉलिटिकल जब यूनिटी एस्टैब्लिश हो गई तो उसकी वजह से कल्चरल इमोशनल इंटीग्रेशन भी पॉसिबल हो पाया, कल्चरल एक्सचेंजेस हो पाए,
ठीक है ना, एंड इमोशनल जो है बॉन्ड भी क्रिएट होना शुरू कर दिया, ठीक है ना। सो दैट फोस्टर्ड कल्चरल इमोशनल यूनिटी विद इन देयर वास्ट एम्पायर, ठीक है, टुवर्ड्स इंटीग्रेशन, स्टेट, रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म्स, ये भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। During 15th century, various rulers promoted understanding between Hindus and Muslims, though through translation of literature, patronage of local languages and jobs for Hindus, ठीक है ना। अब हम देखते क्या है कि ये जो टाइम पीरियड है 15वीं शताब्दी से ही, आप देखेंगे क्या कि इस समय क्या होता है कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में हम देखेंगे कि क्या हुआ कि एक तरीके की जो पॉलिसी है फ्रेंडशिप की वो और मजबूत होती गई, क्योंकि इसमें देखें कई किताबों का ट्रांसलेशन किया गया, ठीक है ना, पैट्रोनेज दिए गए लोकल लैंग्वेजेस का, जॉब्स फॉर हिंदू। इसके अलावा कई सेंट्स थे, जैसे कि कबीर हो गए, चैतन्य हो गए, नानक हो गए, भक्ति मूवमेंट के जितने सेंट्स थे, उन सभी ने यूनिटी विद इस्लाम को स्टैब्लिश करने की कोशिश करी। फिर सूफीज्म का भी इंपॉर्टेंट रोल आता, जो सब अकबर के लिए काम कर जाएगा। अकबर अर्ली एक्शन इंक्लूडेड अबॉलिशिंग द जजिया टैक्स, ठीक है ना, जजिया वाज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन टैक्स। इसने क्या जजिया को अबॉलिश कर दिया, पिलग्रिम टैक्स को अबॉलिश कर दिया, ठीक है ना। क्यों, क्या कहा कि जो धर्म का मामला है ना, किसी का अपना इंटरनल मैटर होता है। अगर कोई नॉन इस्लामिक फेथ में है तो उसके ऊपर हम पिलग्रिम टैक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि वो भी जनता हमारी जनता है। इसका मतलब अगर अकबर ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ही जस्ट ट्राई टू विन द हार्ट ऑफ नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। तो इसलिए इसने जजिया टैक्स को एबॉलिश कर दिया, पिलग्रिम टैक्स को एबॉलिश कर दिया। फोर्स कन्वर्जन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स, पहले क्या होता था कि कहीं भी अगर मान ले कोई इस्लामिक स्टेट है, किसी स्टेट को जीतता है, तो जो जीत गया अगर, तो वहां के जो युद्ध बंदी होते थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते थे, उनको लाया जाता था और उनका फोर्सफुल कन्वर्जन करवाया जाता था। यहां पर अकबर ने इस पॉलिसी को भी ड्रॉप कर दिया, और इसका मतलब हुआ कि अगेन अकबर ट्राई टू विन द हार्ट्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स, स्पेशली हिंदूज, ठीक है। तो उसने क्या, जजिया टैक्स खत्म किया, पिलग्रिम टैक्स खत्म किया, ठीक है ना, और जो है कन्वर्जन को भी, फोर्सफुल कन्वर्जन को भी इसने बंद करवाया, और उसने क्या कि एक फाउंडेशन लेट किया फॉर एम्पायर बेस्ड ऑन इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, ठीक है ना। प्रमोशन ऑफ हिंदू नॉबिलिटी, हम देखेंगे हिंदू नॉबिलिटी को भी इसने प्रमोट करा। अकबर स्ट्रेंथन लिबरल प्रिंसिपल्स बाय अपॉइंटिंग कॉम्पिटेंट हिंदूज टू नॉबिलिटी, उसके मनसबदारों में हिंदुओं की संख्या थी। अच्छा, यहां एक बात और ध्यान रखिएगा, हिंदू मनसबदार सबसे ज्यादा किसके समय में थे? औरंगजेब के समय, अकबर के समय नहीं थे हिंदू मनसबदार। एक एडिशनल फैक्ट है जो मैं बता दूं, अकबर ने ये पॉलिसी तो अडॉप्ट किया ही कि उसने हिंदुओं को अपनी मनसबदारी सिस्टम में या अपनी नॉबिलिटी में लाना शुरू किया, बट हिंदू मनसबदारों की सबसे ज्यादा संख्या औरंगजेब के वक्त थी, मैक्सिमम हिंदू मनसबदार, ठीक है ना, इंक्लूडिंग राजपूत राजाज हु फॉर्म्ड मैट्रिमोनियल अलायंसेस एंड ऑल। नोटेबल अपॉइंटमेंट्स किया, इंक्लूडिंग टोडरमल को किया उसने, बीरबल को किया उसने, मानसिंह को किया, इन सभी को इसने अपॉइंट करा। अकबर का सॉवरेनिटी व्यू क्या है, सॉवरेन व्यू क्या है? हिंदूज वर इन्फ्लुएंस्ड बाय टिमुरिड, पर्शियन एंड इंडियन आइडियल्स। इसका मतलब यह होता है कि इसने तिमूरी परंपरा, पर्शियन परंपरा और भारतीय परंपरा का अपने संप्रभुता के सिद्धांत में इसको इंक्लूड किया, जिसमें पिता और पुत्र का संबंध उसने स्थापित करा। इसका मतलब यह हो गया कि एक पैटर्नल लव उसने अपने सब्जेक्ट्स यानी कि अपनी जनता की तरफ उसने शो किया था। उसके अलावा हम देखेंगे क्या कि समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे और सभी धर्मों के लोगों के बीच में आपसी सुलह, प्रेम, सद्भाव बना रहे, इसके लिए सुलह कुल की पॉलिसी को लेकर आया। और सुलह कुल की पॉलिसी का मतलब होता है पीस टू ऑल, शिफ्ट अकबर्स पॉलिसी टुवर्ड्स रिलीजियस टॉलरेंस एंड सोशल हार्मनी एज वेल, ठीक है ना। अकबर के हम देखेंगे रिलीजियस व्यूज में देखेंगे तो अकबर के रिलीजियस व्यू को क्या करेगा मॉड, अब देखिए यहां भी समझने की कोशिश की, मैं समझा देता हूं पहले। इनिशियली अकबर वॉज अ सुन्नी, सुन्नी का मतलब क्या है, ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, ठीक है, पर कट्टर काइंड ऑफ था, लेकिन धीरे धीरे उसकी लाइफ को मॉडरेट किया गया। पहली बार जब वो भारमल यानी कि अंबर के प्रिंसेस जोधा से शादी विवाह होता है उसका, तो जोधा उसकी पॉलिसी को बहुत मॉडरेट करती है। इसके अलावा उसके कोर्ट में कई सूफी मेंटालिटी के लोग आते हैं, जिसमें एक नाम होता है किसका, अबुल फजल के फादर का, अबुल फजल के भाई का जिसका नाम है फैजी, ठीक है ना। ये लोग उसकी पॉलिसी को और भी मॉडरेट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अकबर को अब समझ में आना शुरू हो जाएगा कि केवल ऑर्थोडॉक्स यानी कि रिएक्शनरी पॉलिसी लेकर के अपने एम्पायर को बिल्ड करना, एक्सपैंड करना, कंसोलिडेट करना, दैट इज नॉट एन ईजी टास्क। सो उसके कोर्ट में कुछ हम देखें, कुछ लिबरल पर्सन थे उसकी पर्सनल लाइफ में भी, उसके जो है सो प्रोफेशनल लाइफ में भी, जो उसकी जो पॉलिसीज हैं उसको मॉडरेट करेंगे, ठीक है। सो उसके कोर्ट में लिबरल थिंकर्स होंगे, मिस्टिसिज्म्स होंगे, एबॉलिश डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस उसने कर दिया, लिबरल माइंडेड लोगों को उसने कोर्ट में प्लेस दिया, अबुल फजल, फैजी, राजा बीरबल एक्सेट्रा। और इसलिए 1575 में उसने क्या किया, इबादत खाना खोला। इबादत खाना खोला क्या है
कि ये इबादत, यानी कि यहां पर बैठ करके वो क्या करता था कि धर्म के हर एक पर, इनिशियली इट वाज फॉर इस्लाम, ठीक है ना, इस्लाम के लिए था, यानी कि इस्लाम के मर्म को समझना चाहता था कि एक्चुअली इस्लाम में यानी कि शरीयत में, कुरान में क्या लिखा गया है, क्या वो ये बताता है कि हमें मजहब आपस में एक साथ ना रह सके, एटसेट्रास। लेकिन धीरे धीरे हम देखते क्या है कि 1575 के बाद उसने, कुछ ही समय के बाद उसने क्या किया कि इसका दरवाजा सभी धर्मों के लिए खोल दिया और सभी धर्म के गुरुओं के साथ उसका डिस्कशन होना शुरू हो गया। और यही कारण था कि उसके दरबार में हिंदू, जैन, इवन क्रिश्चियंस, मॉन्सरेट एंड अकाविवा जैसे लोग भी उसके दरबार में रहते हैं, जिनके साथ वो खुलकर डिस्कशन करता है। अकबर निरक्षर था, अकबर वॉज नॉट लिटरेट, उसको पढ़ना नहीं आता था, वो उनकी बातों को सुन करके समझने की कोशिश करता था। और जब ये रिलीजियस डिस्कशंस होते थे, रैंगल्स होता था, तब वो क्या करता, उन बातों को समझ करके अपनी समझ को विकसित करता था। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं। और इसी उद्देश्य से उसने दीन इलाही को, ये इबादत खाना को उसने खोला भी था। रिफॉर्म्स एंड कॉन्फ्लिक्ट विथ ऑर्थोडॉक्सी, अब जाहिर सी बात है रिफॉर्म करेगा, ठीक है, और ओपन माइंडेड होगा, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा किसके साथ, ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट के साथ, यानी कि जो रिएक्शनरी लोग हैं, मुल्लाज हैं, मौलवीज हैं, ठीक है ना, जो कोई भी लोग हैं, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। सो अकबर्स ओपन माइंडेडनेस एंड रिफॉर्म्स एलिनेटेड ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट, उसको से दूर कर दिया गया, ठीक है ना, जो मुल्लाज एंड मौलवीज हैं सभी लोगों को अलग कर दिया गया, ठीक है। और एक तो उसका बहुत बड़ा क्रिटिक है जिसका नाम है अब्दुल नबी, ठीक है, लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स विद रिलीजियस अथॉरिटीज लाइक अब्दुल नबी द चीफ सदर, ठीक है ना, चीफ सदर याद है आपको, जो रिलीजियस मैटर में, चैरिटी, इन सभी को देखता था, हु वाज फाउंड करप्ट एंड टिरानिकल। और अब्दुल नबी जो था वो करप्ट एक पर्सनालिटी था और टिरानिकल भी था। अकबर्स assertion of his authority over religious interpretation through his issuance of मजहर, और उसने 1579 में इसने मजहरनामा की घोषणा करी। He declared a मजहरनामा। मजहरनामा क्या है ये समझिए। अभी तक अकबर क्या था, सभी की बातों को सुन रहा था, मुल्ला मौलवी सबको दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, इबादत खाना में धर्म गुरुओं के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। अब उसको लगा क्या कि पॉलिटिकल मैटर में धर्म को अलग रहना चाहिए, और उसने क्या किया, इसके लिए किंग के पोजीशन को और भी ज्यादा डिग्निफाइड कर दिया। उसने कहा कि अब धर्म के मामले में कोई आदेश अगर बादशाह यानी कि अकबर अगर जारी करता है तो दैट वुड बी फाइनल, उसको कोई क्रॉस नहीं करेगा। एंड दैट वाज व्हाट कॉल्ड मजहरनामा। सो मजहरनामा वाज नथिंग बट इट वाज अ काइंड ऑफ डिक्री दैट फर्दर डिग्निफाइड, ग्लोरिफाइड एंड स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ बादशाह। मेरी बात समझ पा रहे हैं। सो मजहरनामा 1579 में उसने घोषित किया क्या कि धर्म के मैटर में भी अब अल्टीमेट अगर कोई इंटरप्रेटर है तो दैट इज किंग हिमसेल्फ। तो दिस वाज व्हाट मजहरनामा, इसेंस ऑफ मजहरनामा, ठीक है। और इसकी वजह से ऑर्थोडॉक्स लोग होंगे वो क्या करेंगे, फर्दर उससे दूर हो जाएंगे और उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश भी करेंगे। मजहर एंड रिलीजियस स्टेबिलिटी, ये हम लोगों ने बात कर दिया। डिग्री ऑफ इनफेबिलिटी उसको बोला गया, इनफैलिबिलिटी, ठीक है। चैलेंजेस इन इंटरफेथ डायलॉग्स भी होने लगा, ये मैंने बताया कहां पे हो रहा है, दैट इज कल इबादत खाना में, ठीक है ना। लेकिन इसका विरोध बहुत ज्यादा हुआ, इसलिए फाइनली इसको फिर डिसकंटिन्यू कर दिया गया 1582 में, डिसकंटिन्यूड इन 1582, ठीक है। लेकिन अकबर का जो क्वेस्ट चल रहा था, ठीक है ना, कि सभी धर्मों का मर्म समझने के लिए, वो कंटिन्यू रहा। हिंदू, क्रिश्चियन, जोरास्ट्रियंस, जैन, सबके साथ उसकी बातचीत होती रहती थी। और उसने तौहीद इलाही के नाम से उसने एक नया धर्म शुरू किया, एक तरीके से तौहीद इलाही। तौहीद इलाही इसको बोलते हैं डिवाइन मोनोथेइज्म, वाज अ सूफी इंस्पायर्ड ऑर्डर एम्ड एट फोस्टरिंग लॉयल्टी टू हिम एंड प्रमोटिंग रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है ना। सो फर्दर हम देखते क्या है कि उसने अपना एक तरीके से धर्म स्टैब्लिश किया जिसमें तौहीद इलाही है, जो एकेश्वरवाद के सिद्धांत पे आधारित था और सूफीइज्म से प्रभावित भी था, क्योंकि सूफीज्म क्या है, यूनिटी ऑफ गॉड के बारे में बात करता है, ठीक है। दो इट डिड नॉट गेन वाइड स्प्रेड सपोर्ट, इसमें बहुत ज्यादा इसको कि इसकी इसकी पॉपुलैरिटी नहीं हुई, सपोर्ट नहीं मिला। एकमात्र हिंदू जिसको स्वीकार कर सका वो है बीरबल, जिसका नाम है महेश दास। अबुल फजल ज्वाइन करेगा, फैजी ज्वाइन करेगा, ठीक है। दो इट डिड नॉट गेन वाइड स्प्रेड सपोर्ट, डिड नॉट गेन वाइड स्प्रेड सपोर्ट, ठीक है, एंड वर्चुअली एंडेड विथ अकबर, और इसलिए वो अकबर के साथ ही ये जो तौहीद इलाही का धर्म था वो समाप्त हो गया। द प्रैक्टिस ऑफ इनरोलिंग डिसाइपल्स कंट्रीब्यूटेड टू द नॉबल्स एलिजेंस टू द एम्परर, ठीक है ना। अब सोशल में भी और एजुकेशन में भी कुछ रिफॉर्म करेगा। सोसाइटी में क्या करेगा, सोशल रिफॉर्म्स में उसने सती को बैन कर दिया, उसने विधवा विवाह को लीगलाइज कर दिया, ठीक है ना। पॉलीगैमी को उसने बंद करवाया, ठीक है ना। अल्कोहल, दारू पीना भी बंद करवाया। सो उसके कुछ सोशल रिफॉर्म्स हैं। एजुकेशन में अगर देखेंगे तो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उसने मोरल एजुकेशन पे फोर्स दिया, साइंटिफिक नॉलेज पे, मैथ्स एंड सेकुलर सब्जेक्ट्स को भी उसने प्रमोट करवाया। उसने आर्टिस्ट, पोएट्स, म्यूजिशियंस, ठीक है ना, इन सभी को भी उसने पैट्रनेज देना शुरू कर दिया। इस तरीके से देखते हैं कि अकबर का जो समय रहा है, द स्टेट बिकम एसेंशियली सेकुलर, लिबरल एंड एनलाइटेड इन सोशल मैटर्स
एंड प्रमोटर ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन। इसलिए हम देखते हैं कि जो अकबर का समय रहा वो क्या है, लौकिक रहा, लिबरल रहा, इनलाइटेंड रहा इन सोशल मैटर्स एंड प्रमोटर ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन। ठीक है, सो दैट वाज फ्रॉम माई साइड। अकबर ने ये सारा काम कर दिखाया। ठीक है, अकबर की ये सारी कहानी हो जाती है। अकबर के समय में देखेंगे कि एम्पायर को कंसोलिडेट किया गया, पॉलिटिकली भी, सोशली भी, कल्चरली भी, एजुकेशनली भी। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, विद लॉट्स ऑफ लव द ब्लेसिंग्स। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।